सो प्रतीक भाई, कैसे हो आप? गुड टू सी यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपको तब से जानते हैं जब जब से कॉलेज में था मैं। हाँ, बिल्कुल। तो हाँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद भाई, इस मौके के लिए धन्यवाद। और हाँ। हाँ, यकीनन काफ़ी काफ़ी वक्त से जानते हैं। और मैं आपके बहुत इनिशियल काम हाँ को देख हाँ। के आपसे कनेक्ट हुआ था। हाँ, और क्या कहते हैं, इतना लंबा चौड़ा आपने काम कर लिया है पानी के ऊपर। पानी के साथ साथ में अब लंदन में बैठे हो। हरियाणा वाले लंदन में जाके तो वैसे ज्यादा बदमाशी कर रहे हैं। आ, आप ज़्यादा आप तो कुछ नहीं किया काम, हम्म मतलब ठीक है, हम्म पढ़ाई कर रहे हैं अभी तो। आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करो आप अपने आप को। मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ हम्म और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क है इंग्लैंड में, वहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ। और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ कि हरियाणा पंजाब में जो पानी की मतलब क्राइसिस है या पानी का मैनेजमेंट है, उसमें क्या कुछ संभावनाएं हैं, तो उसका एक पहलू पे मैं काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने मेरी मास्टर्स की है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई से, और उसके और पीएचडी के बीच में मैंने 7-8 साल काम किया है। तो हिमाचल प्रदेश में भी काम किया, आरआरए नेटवर्क करके एक है। हम्म उसके बाद में हरियाणा गवर्नमेंट के साथ में मैंने काम किया एज ए कंसल्टेंट। और पीएचडी से जस्ट पहले मैं काम कर रहा था वेल लैब्स करके एक है, वाटर इन्वायरमेंट लैंड लाइवलीहुड करके हम्म एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है मतलब हम्म इंडिया में इन्हीं मुद्दों पर। तो उसके साथ मैं काम किया रिसर्च एज ए रिसर्चर, हम्म और अभी पीएचडी चल ओके। रही है। तो अपना जो इलाका है वो बाडड़ा, और हाँ, मेरा वाला लोहारू। लोहारू, हाँ। और अगर हरियाणा के लोग उसमें कहेंगे तो बागड़ वो। हाँ, बागड़ में, हाँ। और जो अगर और भी पर्टिकुलर पॉपुलर तरीके से कहें तो ये राजस्थानी, ये तो है ही नहीं हरियाणा हाँ, ये तो वाले। हरियाणा के हैं नहीं, ये तो। तो हाँ। एक वक्त वैसा था जहाँ मतलब, और बड़े अच्छे शब्दों में कहूँ तो थार डेजर्ट के बिल्कुल गेटवे के ऊपर सिचुएटेड हैं ये टाउन्स। और जहाँ पर बाजरा के सिवा कुछ नहीं होता था। आंधियाँ होती थी और जो रेल चला करती थी, पटरी होती थी। तो उस वक्त जो आंधी आती थी तो इतनी आंधी आती थी कि रेल की पटरी भी न्यू कह रहे हैं हरियाणा में बुर जाया करती। वो दिखती नहीं थी कि कहाँ से पटरी, कहाँ से रेल जा रही है। और फिर लोग जीप में बैठ के एक जगह से दूसरे जगह, जितने भी यात्री पैसेंजर होते थे उनको लेके जाया करते थे। तो यकीन। उस एरिया में जहाँ पर इतना सारा ये डेजर्टिफिकेशन था और सारा का सारा इतना वो जिसको कहें सूखा था, वहाँ पर बाजरा की फसल से आज हम बहुत अच्छे लेवल पर ग्रीनरी ग्रीनरी है। पर हाँ, हमारी जो जमीन है वो थोड़ी ऊपर नीचे है, तो वो हाँ, फील टिब्बे है। हैं। हाँ, वो फील है उसमें। तो ये कैसे हुआ, ये सारा के सारी जर्नी पानी की वजह से पिछले 50-60 साल में क्या चेंजेस उस एरिया में और हरियाणा के अलग अलग एरियाज में आए हैं? बिल्कुल, थैंक यू। मैं शुरू करूँगा पहले अपने जो टिब्बों से बात की ना, हम्म उस पे एक छोटी सी बात। मैं अमूमन जब भी यार दोस्तों से मिलता हूँ, हम्म और मैं मेरी वाइफ को भी कई बार कहता था शादी से पहले ना, वो पूछती थी कैसा इलाका है, या किसी मतलब बाहर भी अगर मुंबई में कहीं पर हैं, तो मैं बोलता था कि सर्दी सर्दी, हम स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। तो वो बोलते थे कि शायद है ना बेमतलब का एग्जरेशन है, ऐसा थोड़ा ना होता है। मैंने कहा देखो, उनके पास भी तुम्हें ना ये फ्लावर्स ही दिखते हैं। तो मैंने कहा हमारी सरसों भी बिल्कुल सारा जो लैंडस्केप है वो पीला हो जाता है, और हमारे पास है ना टिप में तो ऐसे ही लगता है रोलिंग हिल्स हैं। हाँ, बहुत और मुझे खूबसूरत। मतलब मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि मैं स्विट्जरलैंड जाके आया तब भी बोल रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बर्फ है हमारे पास या उतने, लेकिन कहने का मतलब सर्दी सर्दी जो लैंडस्केप है बागड़ का, और आजकल क्योंकि हर जगह ही सरसों हो रही है, तो बिल्कुल एक मतलब हम्म पीली चादर, जो लोगों ने डीडीएलजे में देखा है उसका भी बहुत ही रिफाइंड वर्जन, क्योंकि उसमें तो जब पीली चादर देख रहे हो पीछे सब फ्लैट है। हाँ, फ्लैट हमारी लैंड है वो। पीली चादर में आपको रोलिंग हिल टाइप में दिखेगा, मतलब ऐसे मतलब हिल मतलब टीले बिल्कुल है। तो हाँ वो एक चीज है, तो मतलब वो ऑन हाँ दैट नेट। बट आपने पूछा कि यहाँ क्या बदल गया। अपने एक भाई बहुत बढ़िया चीज कही कि एक टाइम पर है ना यहाँ रेत था, आंधियां चलती थी। तो ये जो बात कहा ना, अपने हम मुहाने पर हैं मतलब थार डेजर्ट के, तो जो पूरा इंडो गंगेटिक बेसिन है और थार डेजर्ट है, उसके बीच में एक पैच है जिस पे हम बैठे हैं, जो सेमी एरिड है, बागड़ बोल रहे हैं। बागड़ टेक्निकली भी रिवराइन सिस्टम में वैसा ही होता है, खादर बागड़, खादर और बागड़ जैसे बोलते हैं कि जो पुराना एल्यूवियल है, कहीं बसा होगा नदियों से, वैसा वो टाइप है। एलुवियम सॉइल हाँ, वो। वही वही बिल्कुल। तो इंटरेस्टिंग क्या है, मैं जब जैसे देखता हूँ ना, अगर हम लगभग 1970-80 का कट ऑफ ले लें, उसकी एक वजह है। तो उससे पहले हमारे यहाँ वाटर स्केयर था, मतलब पानी कम था, लेकिन वनरेबिलिटी नहीं थी। मतलब आप ऐसा समझिए कि पानी की कमी रहती थी, मतलब ऐसा तो नहीं था कि बहुत ज़्यादा बहुतायत में नहीं था, लेकिन लोग, क्योंकि पता ही है जब मेरे पास चीज़ कम है तो लोगों के पास मैनेजमेंट बेहतर था। उसका मतलब क्या है, जैसे आपने बताया बाजरा होता था, हमारे यहाँ ना सरसों से पहले तारा मीरा होता था। आजकल एक दो गानों में मैंने वो सुना है। तारा मेरा क्या होता तारा है? मीरा, हाँ, देखा हमें, मतलब मुझे भी नहीं पता था। हाँ एक्चुअली मैं आर्काइवल रिकॉर्ड देख रहा था अपने इलाकों के, जब मैं मेरी मास्टर की डेजर्टेशन कर रहा था। तो जो
पटवारी एक रिकॉर्ड करता है हर साल ना कि इस साल क्या हुआ कितने हेक्टेयर में, तो जीवनसार बोलते हैं उसको ना, अगर मैं सही लफ्ज यूज कर रहा हूँ, उर्दू का ही है। तो 1960 के आसपास में मतलब कारी धारणी और इन गांव का मैं देख रहा था, तो तारा मीरा, तो मैं मेरे पिताजी से पूछा, मुझे भी बिल्कुल नहीं पता था, तो उन्होंने कहा भाई तुझे ये कहाँ से सुनने में मिला कि तारा मीरा भी कोई चीज होती है? बोलता है ये तो हम जब बचपन में थे हमने देखी है, मतलब उनका बचपन रहा होगा 1970-80 और मतलब उसी टाइम का। तो मैंने कहा मैंने तो ऐसे ऐसे पढ़ा। तो तारा मीरा सरसों का ये एक वर्जन होता था, लेकिन ऑयल सीड टाइप में आता था, लेकिन बहुत पुराना था, आजकल नहीं मिलता। तो आजकल अर्जुन ढिल्लों ने किसी गाने में बोला, तो मैंने गाना मुझे याद नहीं, लेकिन उसने उसमें वो लफ्ज यूज किया तो मुझे याद आया। तो जैसे बाजरा है वैसे तारा मीरा भी होता था, उसका भी मतलब ऐसा कोई ऑयल कंजम्पशन ही था, ऐसा कंजम्पशन नहीं था, जैसी मेरी समझ, हो सकता मैं भी गलत हूँ उस पर, लेकिन होता था, मतलब वो लैंडस्केप में था। तो बात ये थी। और बाजरा भी कैसे होता था ना, मतलब पानी नहीं है तो फसलों में भी कमियां थी। तो मैं अब भी जहां पर भी काम कर रहा हूँ, मतलब कुछ गांव में, वहां पर भी यही कहानी है, और मैंने अपने भी गांव में कहानियां सुनी है कि इस तरह से सूखा पड़ जाता था या बारिश कम होती थी कि बाजरा पकने से पहले ही सर्टियां उतारनी पड़ जाया करती थी, क्योंकि बरसात भरोसे था, लेट हो गया तो, लेकिन लोगों को तो खाना है, घर में अनाज नहीं है, तो उसको पहले ही सर्टियां उतार के, मतलब कच्ची सर्टियां, उनको क्रश कर लेते थे ताकि वो सूख जाए। तो उनमें जितना भी दाना निकलेगा उसकी कुछ खिचड़ी बन गई, रोटी बन गई, कुछ ना कुछ पेट भर जाए। लेकिन लोग उससे एडजस्ट कर रहे थे। एडजस्ट कैसे करते थे लोग? अपने जोहड़िया जोड़ियां दोनों ही अपने इलाके में बड़ी प्रेवलेंट रही, उनको बड़ा संभाल के रखते थे, पीने के लिए, अपने लिए भी और पशुओं के लिए भी। वो मेन एक तरह का उनका साधन था, और वो उसको बड़ा अच्छे से करते थे। वो जोड़ों के बनाने से लेके उसके मेंटेन तक में पूरा उनका एक ऐसा, हमें कई बार लगता है कि हो ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं था उसका। बिल्कुल आज के दिन के किसी इंस्टीट्यूशन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन था। जोड़ में पानी कहाँ से आएगा, जोड़ को साफ कौन करेगा, जोड़ के ऊपर रूल्स क्या है कि कौन गंदा कैसे करेगा और उसको रोकना कैसे है। जितने मैं कह रहा हूँ दिल्ली पुलिस के आज के दिन रूल नहीं होंगे अपने कि कहाँ बत्ती है, किस चीज का क्या कानून है, उनके लिखित तो नहीं थे, लेकिन वर्बली बनाना कैसे है, बनेगा कैसे, पानी कहाँ से आएगा, सफाई कौन करेगा, किस त्योहार के साथ में सफाई को जोड़ना है, ताकि लोग, मतलब है ना, जो नॉर्म्स या कस्टम है उनको वाटर कंजर्वेशन के साथ में, वाटर मैनेजमेंट के साथ में एम्बेड करना। जैसे कि मंदिर में गए, अगर माओस को गए, पूर्णमासी को गए, किसी भी दिन मंदिर में गए, चौदस की कोई धोख लग रही है तो जोड़ में से आपने मिट्टी निकाल के लेके आनी है, ऐसी प्रथाएं जोड़ दी। कुछ बीमारी हो गई तो ये जोड़ साफ रखना है, इसमें नहाना है क्योंकि उसमें पानी ऐसा है। तो वो सब प्रथाएं जोड़ी गई ताकि लोग उसकी इज्जत करें। वो भगवान के बराबर के इक्विवेलेंट रखा गया। मतलब जिस तरह से आज हम किसी मंदिर को देख रहे हैं, उसी ओहदे की चीज थी कि जैसे मैं किसी से पूछ रहा था गाँव में कि यार मान लो आपने कह दिया कि इसमें कोई है ना सोच के हाथ नहीं धोएगा, और मान लीजिए किसी ने धो लिया, तो बोलता वो तो पाप था। तो लोगों में जैसे आज के दिन है कि मतलब मैं ये कर लूंगा तो पाप हो जाएगा, लोगों में चलो जितना बचा है नहीं, लेकिन उस टाइम में था। तो इस तरह की लोगों में धारणाएं थी कि यही साधन है, क्योंकि उनको पता था स्केर्सिटी है, जब मेरे पास 2 ही रुपया हो तो मैं उसको संभालूंगा। फिर हमारे यहाँ, लेकिन वो उसमें परेशानियां भी थी, मतलब जब सूखा ही पड़ रहा है, और पहले खेती पे इतनी निर्भरता नहीं थी। उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये भी है कि उस टाइम पर पशुपालन पर ज्यादा थी, क्योंकि पशुओं के लिए चारा इकट्ठा करना फिर भी आसान है फसल के मुकाबले। तो इसीलिए दूध दही जो है या घी की जो खपत है अपने इलाके में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ एग्रो पास्टरल कम्युनिटीज नहीं है। पास्टरल कम्युनिटीज तो नहीं थी यहाँ पर, कि ऐसा तो नहीं था कि वो 6-6 महीने तक माइग्रेट करते थे, लेकिन जो पहाड़ी के सारे जो एग्रो पास्टरल मोड है कि आदमी सुबह गए तो पशुएं ज्यादा रखते थे, गाय हो गई, ऊंट वगैरह हो गए, ये अपने ज्यादा होते थे, क्योंकि उनका पीने का ही था। बाकी तो अपने चरचरा के आगे जहां पर भी उनको, मतलब ये कह लीजिए जहां पर भी बढ़िया मिली, जिसको गोचर भूमि टाइप में आज जिस तरह से कहते हैं, तो गुजारा चल जाता था, वो चलता था। फिर हमारे पास आता है लगभग 1970 के आर भर का टाइम, तो फिर बंसीलाल जी सीएम बनते हैं। तो मैं पॉजिटिवली देख रहा हूँ उस चीज़ को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी वजह से कुछ ऐसा हुआ। अच्छा ही हुआ कि उन्होंने कहा कि देखो जब हर जगह नहर चली गई हैं, एक है ना टांसे वाली प्रोजेक्ट है यूएस में, वहाँ पर भी लिफ्ट इरिगेशन कैनाल हो रही थी। तो एक इंजीनियर होते थे, चीफ इंजीनियर KS पाठक करके, इरिगेशन डिपार्टमेंट में उन दिनों। तो उनके साथ में उन्होंने बात की। बाकी उनके जो सेक्रेटरीज वगैरह रहे होंगे, जैसे RS वर्मा जी हैं जो चीफ सेक्रेटरी बने बाद में, उन्होंने अपनी किताब 3 लॉस ऑफ SK मिश्रा, हाँ SK मिश्रा के जूनियर थे वो। नहीं जूनियर वो थे, SK मिश्रा सीनियर थे। हाँ वही SK मिश्रा के जूनियर थे RS वर्मा जी। उनकी किताब है 3 लॉस ऑफ हरियाणा, और SK मिश्रा जी की जो बुक्स है इन द हाई विंड्स करके, जो ब्लोइंग इन द हाई विंड्स, फ्लाइंग इन द हाई विंड्स, दोनों ही किताबों में उस वाकये का, क्योंकि दोनों ही बंसीलाल जी के साथ में उन्होंने अपना टाइम निकाला, मतलब उनके आई थिंक चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे अलग अलग टाइम पर। तो उन्होंने ये कहा कि यार इन इलाकों में भी पानी तो पहुंचना चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि नहरें जाएंगी। तो बहुत सारे इंजीनियर ने, मैं कह रहा हूँ कि आज कोई इंजीनियर कहता ना
तो आज बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उसके पीछे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन चाहिए कि सब करना ही है। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे तो चाहिए, तो उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। लेकिन जब कोई मना करते हैं तो 4 आदमी होप में भी आते हैं। तो मैंने आपको बताया तानसे वैली प्रोजेक्ट जो है यूएस में, उसका रेफरेंस दिया गया। जो इंजीनियर थे केएस पाठक, उनका काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड रहा, तो उन्होंने कहा ठीक है जी हम स्टडी करके करते हैं। तो कुल मिला के उसके बाद से हरियाणा में पहली बार जो लिफ्ट कैनाल यूनिट है, मतलब जो लिफ्ट कैनाल्स हैं, मतलब जिनमें से पानी लिफ्ट किया जाता है, मतलब कहने का मतलब क्या है, जो ग्रेडियंट है वो, अगर पानी हमारा ज़्यादातर हरियाणा का जो नॉर्थ ईस्ट है या कहिए आप यमुनानगर की तरफ से ज़्यादा पानी आ रहा है, तो उसके मुकाबले जब वो नीचे की तरफ आ गया करनाल, तो हरियाणा का जो सेंट्रल हरियाणा है, आप दिल्ली से सिरसा के बीच में एक सीधी लाइन खींच दीजिए, वो नीचाण में है। वो यमुनानगर से भी नीचाण में है और वो महेंद्रगढ़ की तरफ से भी नीचाण में है, मतलब वो लो लाइंग है। तो वहां तक तो पानी आ जाता था यमुनानगर से ग्रेडियंट। इसीलिए जो पुरानी हिस्टोरिकल जो कैनाल हम बात कर रहे थे, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर रही हो, या मतलब उसको बाद में उन्होंने रिडिजाइन करके मुगल कैनाल हुई, या जो आजकल वेस्टर्न जमुना कैनाल है, ये वहां तक रही। वो रोहतक से पहले तक खुबड़ू जो है, जहां से डाइवर्जन होता है दिल्ली की तरफ, वहां तक लगभग रही, उससे आगे नहीं आ पाई। वहां से वो हिसार की तरफ जरूर चली गई, नहीं वो तो हिसार तक थी, वो हिसार की तरफ चली गई, मैं वही कह रहा हूँ, इसलिए सिरसा वाली उस तरफ में हिसार सिरसा चली गई। लेकिन वो मतलब भिवानी से नीचे, मतलब कहने का मतलब लोहारू, दादरी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ इस तरफ नहीं आई वो नहरें। सदर्न हरियाणा में नहीं आई, जिस हम उस ज्योग्राफी की बात कर रहे थे, मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ। तो फिर ये हुआ कि भाई उसको करना है, तो पहली बार हरियाणा में लिफ्ट कैनाल बनी कि उसमें लिफ्ट किया जाएगा, पानी की लिफ्टिंग होगी, पंप लगे और वो सारी चीज आई। जिस टाइम पर वो कैनाल बनी थी, वो एशिया की, आई थिंक इंडिया की तो फॉर श्योर, शायद एशिया की मैं अभी रेफर नहीं कर पा रहा हूँ मतलब ढंग से, लेकिन शायद एशिया की सबसे बड़ी लिफ्ट कैनाल यूनिट थी उन दौर में। और उस टाइम इंदिरा गांधी खुद उसको इनोग्रेट करने आई थी, जो लोहारू कैनाल जिसको हम बोलते हैं आज के। तो वो सिस्टम आया, लेकिन वो कैनाल आई, पानी ज्यादा नहीं आया। ऐसा नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं आया। उस कैनाल के ऊपर भी उस टाइम पर भी मतलब लोगों के, मतलब बोलते हैं ना, जिस तरह से कनेक्शन मोरी दी गई, वो सब चीजें चली। पर ये विचार उनका भी था, मतलब जो मैं जितना लिटरेचर पढ़ पाया हूँ, चाहे जो नाम हमने रेफर किया और बाकी भी, ये चीज उन बंसीलाल जी के भी दिमाग में थी कि देखो पानी पहुंच गया ना, इसीलिए हर एक माइनर जोड़ से जोड़ी गई। उसका जो एंड है उन दिनों में भी लगभग जोड़ों तक ले जाया गया, कि जो उसका जो डीपीआर है, मतलब डीपीआर जो पहली रिपोर्ट बनी है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, जो लोहारू कैनाल है 1970 का, उसमें साफ लिखा है, उनका आइडिया ये है कि जब पानी आएगा मॉनसून में हमारे पास हो जाता है, तो मॉनसून का अबेंडेंस पानी हम इस इलाके में भेज देंगे ताकि वो जोड़ों में भरा जाए और किसान भी यूज कर लें, इस तरह। तो उस विचार से बना। लेकिन वो नहरें तो आई, लेकिन उससे पानी की ज्यादा उपलब्धता नहीं हुई, मतलब। लेकिन लोगों को वो क्या हुआ ना, नहर में पानी दिख गया तो उनको लगा कि पानी हो सकता है, वो अपने आप में एक बड़ी बात थी। उस होप के साथ में उसी टाइम पर दो चीजें और की बंसीलाल जी ने की, वो मतलब उन्हीं के दौर में हुई, कि बिजली। तो हमारे यहाँ क्या था, जमीन में पानी तो था ही पुराना, मतलब कई सालों से इकट्ठा हुआ पानी है। अरावली भी है, उनसे भी रिस्क गया है, उनसे भी रिचार्ज हुआ, और बाकी भी, लेकिन निकाल नहीं सकते थे। हमारे यहाँ या तो रहट चलते थे, और जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं वहां तो चड़स ज्यादा चलती थी। चड़स मतलब ऊंट के पीछे एक बड़ा सा, आप ये मानिए एक बोरा बांध देते थे, टायर जैसे चमड़े का होता था उस टाइम पर, तो उसमें निकालते थे, उससे पानी पीते थे। तो चड़स का सिस्टम ज्यादा चलता था, और वो भी 70-80 फीट तक जाते थे, तो उससे नीचे एक्सट्रैक्ट कर ही नहीं सकते थे। तो उस टाइम क्या हुआ, बिजली जब आ गई, हमारे यहाँ डीजल इंजन ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ कभी भी। यूपी वगैरह में था उसी दौर में, उससे पहले भी था। यूपी में तो 1910, 20, 30 में भी डीजल इंजन पानी को उठाने के लिए यूज हो रहा था, अपने यहाँ नहीं हुआ। तो वो इसलिए भी क्योंकि हमारा ज्यादा निचाण में था, डीजल इंजन 30-40 फीट 50 फीट तक ज्यादा कामयाब रहे होंगे शायद। तो फिर बिजली आ गई। जैसे ही बिजली आई तो उसी टाइम पर मोनोब्लॉक मोटरें आ गई, जो पुराने टाइम पर चलती थी। तो जब हमारे पास एक्सट्रैक्शन की कैपेसिटी हो गई, तो 1970 से तो बाद में 75-80 के आसपास हमारे यहाँ ग्राउंड वाटर का बूम आना शुरू हुआ। लोगों में खेतों में कुएं बनाने शुरू किए, और यही वजह है यूनिक अपने इलाके की, मतलब यूनिक मैं कहूंगा, बहुत कम है दुनिया में इस तरह का, कि जो बसावट है लोगों की वो गांव में ना होके खेतों में है। और ये ढाणी की बात नहीं कर रहे हम, हर इंडिविजुअल अपने खेत में। ढाणी में तो फिर भी जैसे राजस्थान में ढाणियां हैं, वो ग्रुप में है कि 10-20, मतलब हैमलेट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, अपने यहाँ तो एक है। और वो सारा उसी से हुआ कि जैसे ही, क्योंकि गांव में मैंने बताया लिमिटेड पानी था, मशक्कत थी, लोगों को अब खेत में पानी की व्यवस्था हो गई, क्राइम था नहीं, पीसफुल इलाका था, तो लोग खेतों में जाके बसने शुरू हो गए। तो फिर ग्राउंड वाटर आया, तो जैसे ही कुएं चलने लग गए, तो फिर जमीन तो फर्टाइल थी, क्योंकि पुरानी एलवीएल थी, जमीन में तो ताकत थी ही, लेकिन पानी नहीं मिल रहा था। फिर पानी मिला, और उसके बाद से जो आज तक देखते हैं, एग्रीकल्चर बूम रहा। कुछ चीजें और हुई। इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई कि जब वहां पर आज के दिन बड़ा बूम है वाटर मैनेजमेंट में ना, कि साहब माइक्रो इरिगेशन कर लो, बहुत गजब का सॉल्यूशन है।
उन इलाकों में जो स्प्रिंकलर है वो 1980 में भी यूज हुए। मतलब वो हमेशा ही उन्होंने पानी माइक्रो इरिगेशन के तहत लगाया, जिसको हम बोल रहे हैं ना, मतलब ड्रिप तो नई चीज है, फिर भी स्प्रिंकलर्स वगैरह से ही यूज किया। उस टाइम स्प्रिंकलर्स भी रेयर चीज थी, उनको भी मतलब अपने एक रिसर्च के तहत वो आए थे, मतलब कि यहाँ पर, क्योंकि वही था जैसे हमने टिल्लों की बात की, खुला पानी तो चल ही नहीं सकता, टिब्बे पे पानी कैसे चढ़ाओगे ना, कुएं है तो निकाल लिया, वहां तक कैसे चढ़ेगा, तो पाइपलाइन बेस्ड ही रहा, प्रेशराइज जो पाइपलाइन है, क्योंकि पंप का प्रेशर था उससे पानी चला, तो वो सारी चीजें हुई, तो ठीक चलता रहा। 2000 के अल्ले पल्ले ये हुआ कि जो कुएं खोदे हुए थे, पहले कुएं खुदे हैं, उनमें मोनोब्लॉक थी, 100 120 30 फुट पे चले गए, तो फिर पानी खत्म होने लग गया। मतलब कभी 15 नौजनें चली होंगी तो 8 7 पे आ गई, 10 पे आ गई, जो भी है। फिर आई समर्सिबल और ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, वो उस टाइम तक पंजाब वगैरह में या जो हरियाणा का नॉर्दर्न पार्ट है वहां पर शुरू हो चुकी थी कुछ कुछ इलाकों में। तो फिर ड्रिलिंग होने लगी, फिर हम वो 150 फुट से 250 फुट 300 फुट, आज हमारे लगभग इलाकों में जो चवा जिसको बोलते हैं वाटर लेवल है वो 300 350 फुट पे है। तो अभी तो ज्यादा है आई थिंक, हाँ अलग अलग, हाँ मतलब वेरी करेगा, लेकिन लगभग मतलब आप लगा लीजिए 300 350 400, महेंद्रगढ़ की तरफ जाओगे ऐसे ऐसे भी 800 फीट पे भी चवा है। तो कुल मिला के क्या हुआ, फिर समर्सिबल आ गई, बिजली फ्री है या सब्सिडाइज थी, हमारे यहाँ फ्लैट रेट है, तो टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और उस पर जाते रहे, और उसी हिसाब से एग्रीकल्चर में बूम आया। बूम का मतलब क्या है कि जिन इलाकों में हम बता रहे थे ना पहले बहुत रेयर था, कम ही लोग उगा रहे थे, अब हर एक इंच एग्रीकल्चर के नीचे चली गई। आप पाएंगे कि जो पंजाब इलाका है या जो हरियाणा का नॉर्दर्न पार्ट है, वहां पर जो लैंड का मतलब एक हिसाब से है ना इम्प्रूवमेंट बोलता है, जो किसान अपने हिसाब से उसको ठीक करता है, बोने लायक बनाता है, वो उन्होंने 1850-60 से लेके 1950 के बीच में कर ली थी। उन्होंने मतलब सेचुरेशन पे ले आए थे, जितनी पे खेती हो सकती थी उस पे करते थे। हमारे यहाँ पर लोगों ने अपनी जमीन सुधार जो है वो करना ही शुरू 1970-80 के बाद शुरू किया, क्योंकि उससे पहले क्या करते, सुधार के भी कहाँ करना है, रेनफेड था उसमें कितना उगाओगे, अब उनको था पानी आने लगा और वो सारी चीजें हुई, तो वो सब चलती रही और आज तक वो उस चीज का बेनिफिट है। प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो गया, गेहूं का प्रोडक्शन बाकी इलाकों के इक्विवेलेंट है, सरसों औरों से बेहतर हो रही है, कॉटन वगैरह भी हुई। ये तो है पॉजिटिव साइड, बहुत ही, जो आज तक हम बात कर रहे थे कि अभी भी हम स्विट्जरलैंड जैसे दिखते हैं, इसमें दिखते भी आई कि हमारे यहाँ पर नहरें आई जरूर, पानी नहीं आया, मतलब सूखी रही वो, शुरू में 10 एक साल चली, उसके बाद तो पिछले अगर 5-7 साल छोड़ दें तो बिल्कुल एक पैच था 30-40 साल का बिल्कुल ड्राई पैच था, वो नहरें बुर गई थी, मतलब लोगों ने उनमें से पक्के रास्ते बना लिए थे, कहने का मतलब नहरों के ऊपर मिट्टी डाल के अपने खेतों में से पुल जैसा बना लिया था, भर भर के पानी नहीं आता था, जो पंप थे वो खत्म हो गए थे, वो सारी चीजें हुई। तो कहने का मतलब नहरें दिखी, नहरों ने होप दी, लेकिन पानी सारा जमीन का निकला। और हमारे इलाके में जो पानी है वो एनुअल रिचार्ज का पानी बहुत कम है, वो लॉन्ग टर्म रिचार्ज है। अलग अलग स्टडीज हैं जो कोट करती हैं, लेकिन लगभग ये मानने में कोई ऐतराज नहीं है कि 100-150 साल पुराने टाइम से वो अकुमुलेट हो रहा है। कुछ कुछ स्टडी 400 साल भी कह रही हैं, कुछ 600 भी कह रहे हैं, लेकिन डेटिंग जो है पानी की उसमें लिमिटेड मतलब रिसोर्सेज हैं देश के पास या टेक्नोलॉजी है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम पुराना है पानी, तो वो हम वो पानी निकालते गए, क्योंकि हम बताए ना 180 फीट से शुरू हुए, आज 400 फीट के आसपास जा चुके हैं, तो वो पानी निकाल रहे हैं। तो पहले स्केर्सिटी थी, जब तक ये नहीं आया था, तो स्केर्सिटी के हाथ आदमी को जीना आता है, फिर आया कंफर्ट जिसमें बूम हुआ, और आज हम बैठे वनरेबिलिटी पे। वनरेबिलिटी और स्केर्सिटी में फर्क यही है कि स्केर्सिटी के साथ आप अडेप्ट कर सकते हो, वनरेबिलिटी क्योंकि आपने आदत छोड़ दी है, अब आपको पता ही नहीं है कि यार पानी खत्म, 2 जनरेशन भूल गई कि ऐसे भी कोई दौर थे कि हमने जोड़ में पानी पिया होगा, किसी को हमें मुझे भरोसा नहीं होता, जैसे मुझे जब भी कोई बताता मैं एक बार उसको फिर पूछ लेता हूँ कि सच में ही हम जोड़ से यूँ पानी उठा के पी लेते थे। आज के दिन बिस्लेरी की बोतल को भी हम देखते हैं तो एक बार लगता है कि क्या पता है इसमें ही कुछ ना मिला हो, मतलब हम इतने वो हो गए हैं या कंफर्ट में आ गए हैं। तो आज जो हालात हैं उनमें पानी अवेलेबल है, सब चीज़ें हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि जो हम इतने सालों से स्टोर्ड चीज़ें थी, 100 200 300 जो भी नंबर आप उसको लीजिए, लेकिन आज के पिछले 30-40 साल में हम उसको बिल्कुल खत्म करते हुए जा रहे हैं। दिक्कत क्या है, जितना भी डीपर जाए, अब कोई ये बात भी हो सकती है कि क्या बात है, ठीक है 400 से निकाल रहे हैं, 500 से निकाल लेंगे, फिर 600 फुट से, दिक्कत क्या है? दिक्कत 3-4 तरह की है। पहली बात, जितना भी हम लोअर जाते जाएंगे कंटेमिनेशन का रिस्क है। ग्राउंड वाटर है क्या हकीकत में, तो जो रॉक्स के बीच में जो पानी है वही है, तो रॉक्स के जब कांटेक्ट में पानी जितना लंबा रहेगा उसमें से बीमारी आ सकती है, इसलिए कई जगह नाइट्रेट की दिक्कत आ रही है, आर्सेनिक की दिक्कत आने लगी अपने क्वालिटी में, कुछ जगह पर सैलिनिटी का भी इशू है, उसमें सोयल सैलिनिटी भी है, कई जगह पर रॉक से भी आई है नीचे पानी से। तो एक तो क्वालिटी का रिस्क बढ़ता जाता है जितना नीचे जाते जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज उसमें है कि जब नीचे जा रहे हैं तो महंगा पड़ रहा है, महंगा मतलब
पीने के लिए महंगा ना पड़े, लेकिन जो खेती के लिए है, अपने यहाँ 10 में से 3 जो ट्यूबवेल है, मिनिमम 3 है, मतलब ढंग से उसको बात करने लगे तो हो सकते बोल दे 50%, 3 ट्यूबवेल मतलब 30% ट्यूबवेल हर साल फेल हो रहे हैं। कहने के लिए कहने वाले लोग ये भी कह रहे हैं कि मेरा तो हर साल ही फेल हो रहा है, लेकिन कहने का मतलब जो फेल हो रहा है क्योंकि इतने नीचे निकाल रहे हैं, मशीन के ऊपर खर्चा है, मोटर के ऊपर, तो कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन बढ़ती जा रही है। तो ये सारी परेशानियां हैं और खत्म होने का डर है, किसी भी दिन क्या पता नीचे वाले एक्वीफर में हो, क्योंकि किसी ने भी, ना तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने ना ही लोगों ने हमें 500-600 फीट से नीचे का एक्सप्लोरेशन नहीं किया है, क्योंकि वहां तक ड्रिल करना और पानी निकालना मुश्किल है कि कितनी उपलब्धता है कितनी नहीं है। तो कुल मिलाकर हमें स्केर्सिटी से वनरेबिलिटी की तरफ आ गए, जर्नी कर ली। और आज डर ये है कि अगर जमीन के पानी की, जमीन मतलब ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट रहे तो वो, मतलब मैं कई बार ऐसे समझाता हूँ कि जैसे हम टेट्रा पैक में फ्रूटी पीते हैं ना, वो वैसा है, जिस टाइम तक वो खत्म नहीं होगा ना, आपको लगेगा पूरी भर के यार, क्योंकि आप सक कर रहे हो, आप प्रेशर कर रहे हो उसको। तो ऐसा नहीं है कि उसमें लेवल कम होता गया तो आपका प्रेशर कम हुआ, वो तो आखिरी बूंद तक देगी, लेकिन फिर आखिरी में खर देनी कर देगी वो। हकीकत है, बिल्कुल खाली। तो अपना भी ये, क्योंकि आप सक कर रहे हो। देखो एक चीज है फर्क, मैं मतलब आप देख लेना ये कितना रेलिवेंट है, लेकिन मैं बता देता हूँ। कोई कहे कि ग्राउंड वाटर पे तो पहले भी डिपेंडेंट थे 70 से पहले, उसमें और अब में क्या फर्क था? तब में फर्क ये था कि तब है ना वाटर लिफ्टिंग डिवाइस थे। मतलब क्या था, हमारी जो चड़स है वो पानी चूस थोड़ी ना रही थी, वो सक नहीं कर रही थी। एक्वीफर अपने आप जो पानी रिलीज कर रहा था साइड से, उसको हम उठा रहे थे। तो नेचर डिसाइड कर रही थी उसको कितना पानी छोड़ना है कुएं में, और उसको हम निकालते थे। तब क्या हो रहा था, हम ग्राउंड वाटर के पास जाते थे, कम्युनिटी चल के ग्राउंड वाटर के पास जा रही थी, और वो जितना दे रहा था हमें लग रहा था इतना ही है। जैसे आज के दिन बारिश को खींच थोड़ी ना सकते हैं, दिल्ली वालों ने महीने पहले खींचने की कोशिश की थी, नहीं खींचा इनसे, ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द साइंटिस्ट, मतलब जो भी है। पॉइंट ये है कि तब हमें जो, मतलब वो हम एक्सट्रैक्ट उसको लिफ्ट करते थे बस अपने आप ही, मतलब ग्राउंड वाटर जो इल्ड होता तो होता। अभी क्या कर दिया हमने, हम खींच रहे हैं उसको। अभी एक सुराग बनाया, ट्यूबवेल किया, और उसके अंदर डाली समर्सिबल सक कर रही है। मतलब आप समझ पा रहे हैं ना। तो और अब तो क्या हो रहा है, पहले कम्युनिटी जा रही थी, अब हम कह रहे हैं ग्राउंड वाटर हमारे पास चल के आएगा क्योंकि हमने एक समर्सिबल डाला है। तो हमारी पूरी नेचर के हाथ उल्टा कर दिया हमने। पहले हम नेचर जो दे रही थी उसके हिसाब से मैनेज कर रहे थे, अब हम कह रहे हैं कि डिमांड हम डिसाइड करेंगे, नेचर हमारी मर्जी से देगी। तो उस दिन तक तो देगी जिस दिन उसमें है, जिस दिन वो फुर होना है वो हो जाएगा, और वो उसका नहीं पता है, हकीकत है, क्योंकि लिमिटेड एक्सप्लोरेशन है। 200 मीटर 250 मीटर मतलब 600-700 फीट तक एक्सप्लोर किया है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने भी, और बाकी भी जो इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज ने। तो हम बिल्कुल एक मुहाने पर हैं कि हो सकता है किसी भी दिन हो जाए, हो सकता है किस्मत ठीक है, पता नहीं 50 साल चल जाए, लेकिन ऐसे ही कम है। तो कुल मिला के ये कहानी है, शायद लंबी होगी पर ऐसा सा है इस इलाके का। जैसे आपने एक बात कही थोड़ी देर पहले कि ग्राउंड वाटर डेप्लेशन में हरियाणा और पंजाब ग्लोबल हॉटस्पॉट है, और ग्राउंड वाटर के साथ साथ में अगर मैं पर्टिकुलरली थोड़ा और लंबे तरीके से बात करूं तो 2 तरीका है जो हमने बात करी अभी, कि एक तो सरफेस वाटर है और एक ग्राउंड वाटर है। तो सरफेस वाटर को अगर हम देखते हैं तो एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पानी कैसे यूज करना है, कैसे लेके आना है, और कैसे आखिरी छोर तक पहुंचाना है, और कैसे ह्यूमन नीड को वो पूरा करना है, वो उस तरीके से आता है। तो इस सरफेस वाटर की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है हिंदुस्तान में? अब लोहारू से पूरा हिंदुस्तान पे आते हैं अपन, और फिर उसको अपन ग्राउंड वाटर पे लेके जाएंगे। थैंक यू इस चीज़ के लिए ना, इस सवाल के लिए। तो मतलब मैं जितनी जानता हूँ उतनी हिस्ट्री बता देता हूँ, हो सकता है उससे पहले के भी हो, जितना मतलब नॉन है, ज़्यादा मतलब डॉक्यूमेंटेड कह लीजिए, जिस तरह से पता है ना। और हिंदुस्तान की पता नहीं, लिमिटेड ही बता पाऊंगा मैं, मतलब मैं नॉर्दर्न हरियाणा में, मतलब नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की बात ज़्यादा कर लेते हैं एक बार ना, उससे बात कर लेते हैं ताकि फिर बाद में वहाँ से चलेंगे। जैसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि, और मतलब मेरा कोई मतलब मर्जी से नहीं है, उसमें बाकी भी ऑथर हैं, जैसे इरफान हबीब भी उसको आर्ग्यू इसी तरह से करते हैं, और तुषार शाह हैं एक, मतलब वाटर के डोमेन में काफ़ी नॉन मतलब थिंकर है, उनका भी यही ओपिनियन है कि जहाँ तक भी नदियाँ फैली वहीं पर पानी की अवेलेबिलिटी थी। नदियों से मतलब है हरियाणा पंजाब के पास जो पानी है वो नदियों का पानी है, बारिश तो हमारे यहाँ लिमिटेड है, उसके अलावा तो नदियाँ थी। जहाँ तक उसका फैलाव रहा वहीं पर सब चीज़ें उगी, या वहीं पर जो सो कॉल्ड आज के दिन हम सभ्यता देख रहे हैं, मिडिवल टाइम से पहले के भी जो वहीं पर ज़्यादा बूम हुई सारी चीज़ें। तो उसके फैलाव को समझना ही सरफेस वाटर का मैनेजमेंट है। तो उसका सबसे मतलब मैं कहूँगा कि इम्पोर्टेंट जो एविडेंस है वो हमें फिरोज शाह तुगलक कैनाल के रूप में मिलता है। और
इरफान हबीब तो ये भी आर्ग्यू करते हैं कि शायद वो कैनाल उससे पहले की भी है और उनकी बात में दम भी है। तो बात क्या है, कुल मिला के आज से 1000-1500 साल पहले तक के हमारे पास कैनाल्स के एविडेंस है कि नहरें बनी हैं इस लैंडस्केप में। और उससे पहले भी इंड्यूशन कैनाल होती है कि जिसमें मतलब वो बरसाती है कि पानी जैसे नदी में ऊपर आ गया, उनमें साइड में निकलना शुरू हो जाए, ब्रुक टाइप्स जो होते हाँ हैं। बिल्कुल हाँ। और फिरोज शाह तुगलक ने जो थोड़ा सा उनके हिसाब से आप उस जमाने में सिस्टमेटिक कैनाल बनी, वो आई यमुनानगर से, मतलब जिसको हम अब हथनीकुंड बैराज कह रहे हैं, जो पुराना ताजे वाला जो बैराज था उस इलाके से निकली और वो करनाल से रोहतक की तरफ, गोहाना की तरफ आई और वहां से डाइवर्ट होके वो चली गई हिसार की तरफ और एक उसी में से ब्रांच सिरसा की तरफ भी गई। तो उनके उससे पहले का भी बोलते हैं, जैसे मैंने बताया इरफान हबीब, लेकिन वो कह रहे हैं मतलब कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि वो फिरोज शाह तुगलक ने ही बिल्ड करवाई। लेकिन जो भी हो, कहने का मतलब 1000-1200 साल पहले कैनाल के एविडेंस है। और ऐसे ही एविडेंस हमें मतलब ब्यास के आसपास भी मिलते हैं, जो पंजाब या बड़ा पंजाब या पुराना पंजाब था उस इलाके में, तो वो एक चीज रही। लेकिन जो मेजर बूम आया, ये तो कुछ मतलब है, फिर मुगल्स ने उसी नहर, रेफरेंस है। हाँ मतलब मुगल्स ने भी सेम नहर को, मतलब जो फिरोज शाह तुगलक की नहर जो है उसको ठीक किया, मुगल कैनाल बनी जो बाद में बोलते हैं चांदनी चौक तक बही, और हकीकत में वही सेम कैनाल वही चांदनी चौक खुबड़ू से डाइवर्ट होके मतलब जो अभी है उसी रूट से आई और वो चांदनी चौक तक गई और वो सारी चीजें हुई, वापस मिल गई यमुना में, यमुना से निकली यमुना नगर में और वापस आके दिल्ली में मिल गई। लेकिन जो आज हम देख रहे हैं, जो रिसेंट हिस्ट्री है या मैं कहूँगा कि पोस्ट मुगल एरा की जो कैनाल्स है, उसका हिस्ट्री ऐसा है कि अंग्रेज़ों ने जब ये हुआ कि उनके पास मतलब रेवेन्यू लेने के राइट आ गए, बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी के बाद में ना, उनको है कि अब तो हम कर सकते हैं, तो उन्होंने चलना शुरू किया दिल्ली की तरफ, मान लो बंगाल से। और सिख एम्पायर थोड़ा लेट हिस्से में आया उनका, होते होते 1830-40 तक, मतलब 40 में तो है ही मतलब ना, तब तक का। तो होता क्या है कि अंग्रेज़ों ने सबसे पहले ना 1820-30 के आसपास उस एरा में 2 इंजीनियर हुए अंग्रेज, उनको ऐसे बोलते हैं कॉटन कोटले एरा बोलते हैं। तो ऑर्थर कॉटन और प्रोबी कोटले करके 2 इंजीनियर रहे। ऑर्थर कॉटन ने जो ग्रैंड एनीकट है, ऐसा ही जैसे यहाँ पर हजारों साल पुराना है, ऐसे ही जो कावेरी डेल्टा है तंजावुर वगैरह में, तमिलनाडु में, वहाँ पर हाँ बिल्कुल उसका जो डेल्टा है वहाँ पर ग्रैंड एनीकट है, तो उसको सुधारा और उसने वहाँ पर कैनाल सिस्टम पूरा रिवाइव किया। तो कोटले का नज़र यहाँ पे थी, तो उसने कहा यार गंगा कितना पानी है, लेकिन यहाँ तो हर साल क्या बोलते हैं मतलब सूखा पड़ रहा है। अंग्रेज़ों को सूखे में इंटरेस्ट इसलिए था कि यार सूखा पड़ता है तो ये लोग फसल नहीं उगेगी तो रेवेन्यू नहीं देंगे, मैं सीधी सी बात है, कर नहीं मिलेगा। तो उनका इंटरेस्ट कर में था, मतलब मोटे तौर पर। कुछ लोग ये आर्ग्यू करते हैं नहीं वो वेलफेयर में था, नहीं, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता। मतलब मैं तुषार शाह को भी कोट कर लूँ जो एक इकोनॉमिस्ट व्यू पॉइंट से आते हैं, उनका भी सेम ओपिनियन है। नीलाद्रि भट्टाचार्य हैं जो बिल्कुल मतलब कॉलोनियल टाइम को लैंड रिफॉर्म्स की तरह मतलब उसमें देखते हैं, उनका भी यही है। और सुनील अमृत की हम बात कर रहे थे एनरोली वोटर्स में, उसमें भी वो हर जगह ये रेफरेंस है कि रेवेन्यू उनका सेंट्रल था, इसलिए उनको कहा कि यार खेती जब तक मानसून के भरोसे है, मानसून के गुलाम है ना, तब तक तो किसी साल होगी किसी साल नहीं होगी, क्योंकि मानसून आया नहीं आया कम ज़्यादा होता रहा, तो उन्होंने कहा नहरों पे काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने जो गंगा नहर है वो बनाई, जो मतलब जो लोग हरिद्वार जाते हैं और आगे ने अपने कभी भीमगोड़ा, हाँ उसको स्ट्रक्चर किया, जो भीमगोड़ा करके है वो बैराज बिल्ड हुआ। और उसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी ये भी है कि जब वो बनना तो वहाँ के जो बैठते हैं मतलब पंडित जिनको बोलते हैं ना घाटों पे, तो उन्होंने कहा साहब आप गंगा को तो नहीं रोक सकते। तो उसने कहा ये तो बड़ी पेचीदी बात आ गई, ये नहीं बनने देंगे तो मेरा तो काम नहीं होगा। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए घाट बना दूंगा और घाट बढ़िया तुम्हारे भी कंस्ट्रक्ट कर दूंगा, रहने के लिए बढ़िया जगह वगैरह, जो भी आश्रम वगैरह है, जो भी धर्मशाला है, तो वो करके उसने और उन्हीं से पूजा करवाई, मना लिया। समझदार आदमी था, शायद आज के समय में भी बहुत कामयाब रहता मतलब लेकिन कुल मिला के वो नहर बनी और वो नहर 1953 के आसपास 1853 के आसपास कामयाब हुई। और वही नहर आगे चलकर ना जो मेरठ से भी आगे चल के नीचे तक जाती है, अलीगढ़ वगैरह तक अभी भी हैं उसके, अभी तो शायद लेफ्ट और राइट बैंक दोनों हो गई हैं। तो वो एक चीज़ हो रही थी। उसी टाइम पर क्या हुआ, मैंने बताया जैसे सिख एम्पायर मतलब अपने मतलब बिल्कुल खात्मे पे था, तो अंग्रेज़ों का ध्यान गया कि यार जो सेंट्रल पंजाब है वो सैचुरेट हो चुका था खेती के लिहाज से। मतलब क्या है, वहाँ पर नदियों का फैलाव बढ़िया था, सैलाब आ रहा था, कुओं का पानी बहुत बढ़िया था, तो वहाँ पर बिल्कुल आज जैसे आप हालात देखते हैं लगभग कुछ ऐसा ही मतलब
हिस्टोरियन या जितने बाकी होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो सेंट्रल जो दोआबे का इलाका है उसमें इतनी ही इंटेंसिव एग्रीकल्चर थी। उस टाइम हाइब्रिड सीड ना रहे हों, लेकिन कहने का मतलब हाई यील्डिंग सीड ना रहे हों, लेकिन सैचुरेटेड था, लोग ज्यादा हो गए थे, मतलब हर एक इंच कल्टीवेशन के अंडर में थे। ऐसा नहीं था कि स्कोप था कि आप जमीन बढ़ा लो। तो उनकी निगाहें गई कि चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। तो उन्होंने मतलब सतलुज और रावी का जो है और जो चिनाब, उन इलाकों में गए जो अभी पाकिस्तान की तरफ पंजाब है। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत खाली इलाका पड़ा है, और वही जो हम बात लोहारू बाड़ा के बारे में बात कर रहे थे कि मिट्टी वहां की बढ़िया है क्योंकि नदियां ही लेके आई हैं, लेकिन वहां पर भी सिंचाई के साधन नहीं थे। तो मतलब समझाने के लिए जिसको हम बोलते हैं चंडीगढ़ बसाया, ऐसे उन्होंने कोई लाखों चंडीगढ़ पंजाब में बसाए। कहने का पुराने में इकट्ठे पंजाब में उन्होंने नहरें बनाई उस इलाके में, क्योंकि उन्होंने कहा नदियों में पानी आ रहा है उसको डाइवर्जन करो। वो सक्सेसफुल हो ही गए थे। गंगा के साथ में उन्होंने देख लिया था कि डाइवर्ट करके हो सकता है। फिर नहरें बनानी शुरू की। अब हुआ था कि नहरें बना ली, तुमने बना ली, आदमी तो है ही नहीं वहां, तो पॉपुलेशन थी ही नहीं वहां। तो जो जिसको हम बोलते हैं ना जो पास्टरल कम्युनिटी थी, एग्रो पास्टरल भी नहीं, प्योर पास्टरल कम्युनिटीज वहां होती थी, और वो अपना मतलब घोड़े या ऊँटों से चलते थे। जैसे इसीलिए जिन लोगों ने वो मतलब दुल्ला भट्टी वाला करके सुना होगा, तो वो उसी फ्रेम की बाणी है। तो भट्टी जो कम्युनिटी है वो लोग वहां पर थे, और बाकी कम्युनिटियां भी थी। तो वो लोग उस लैंडस्केप में थे, तो उन्होंने उनको वही किया जैसे खदेड़े जाता है। जैसे जब भी हम लैंड को मतलब एक तरह से सरकारें एंक्रोच करती हैं या जिसको बोलते हैं कि एक्वायर करती है, उसी लिहाज से उनको खदेड़ा गया। जो भी है गांव बसाए गए। तो वही था, लोग तो है नहीं। तो उन्होंने क्या कहा, जैसे कुछ कुछ रेफरेंसेज है कि साहब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने जाएगा ना, उनको आओगे तो यहाँ पे जमीन दे देंगे। मतलब यहाँ पे फ्री में एक तरह से जमीन दे दी जाएगी, और यहाँ पर आ जाओ, आपको फ्री में प्लॉट दे जाएंगे, आप खेती करो, वापस चले जाना कर करके, क्योंकि लोग तो लाने ही थे। और वो गाँव के जो भी हम पहले बात कर रहे थे, अगर आप इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, गंगानगर, हनुमानगढ़ और उस तरफ जो भावलपुर वगैरह है, उसमें कभी भी गूगल पे जूम करके देखोगे तो आपको लगेगा कि वहां के गांव सच में ही चंडीगढ़ की तरह है। मतलब बिल्कुल आपस में 90 डिग्री पे गलियां काटती हैं। मतलब वो गांव पहले बसाए गए, प्लॉट पहले काटे गए, बाद में लोग आए हैं। तो ऐसा नहीं था कि लोग पहले थे उनको एडजस्ट किया गया। टेबल पे कट बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, बिल्कुल ऐसे वो पूरा ही लैंडस्केप जब मतलब टेबल पे पहले बसाया गया, उसके बाद जमीन पे बसाया गया। तो वहां पर कैनाल ने बूम किया। तो वो चलता है 1880 1930-40 तक वो चीजें चलती हैं। फिर अंग्रेजों का भी खात्मा नजदीक आ रहा था उस टाइम। फिर हमारे यहाँ भाखड़ा डैम बनता है। तो भाखड़ा डैम में और उन सब में फ़र्क ये था कि वो सब डाइवर्जन बेस्ड थे, उनमें पानी रोका जाता था। और फिर मतलब रोकाने का मतलब ये था कि वो भरा नहीं जाता, स्टोर नहीं करते थे, रोकते थे, डाइवर्ट कर देते थे। एक बार नदी आ रही थी उसको रोका, और साइड में से पानी नहीं, वो रोक नहीं सकता डाइवर्जन। जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना, मतलब हथनी कुंड बह रहा था, जब दिल्ली में बाढ़ आती है हथनी कुंड से पानी छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं है। हथनी कुंड में बहुत पानी रुका हुआ था। हथनी कुंड जो साइड में भेजता था वो ना भेज के वो डाइवर्ट ही कर सकता। बैराज का सिंपल फंडा है, वो डाइवर्ट ही करता है। डैम पानी रोक सकता है। तो फिर बैराज से हटके हम डैम्स की तरफ जाने लगे, क्योंकि उस टाइम पर क्या था, अमेरिका में डैम्स फल फूल रहे थे, बहुत बढ़िया चीज़ें चल रही थी। तो जो लोग छोटू राम के रेफरेंस में जानते हैं उनके लिए भी और अदरवाइज भी भाखड़ा डैम की डिमांड बढ़ने लगी। बिलासपुर स्टेट के साथ में जो पुराना स्टेट था उसके अंदर नेगोशिएशन होने लगी, क्योंकि डूबना तो उनको था वहां पर पीछे। तो कुल मिला के फिर डैम बना। डैम के बाद में जो हम हालिया देख रहे हैं, तो सरफेस वाटर की जो मैं लमसम जो हम बात कर रहे हैं, तो 1830-40 से लेकर और नॉर्दर्न इंडिया में उसका जो पीक देखा गया वो 1970-80 तक था। उसके बाद कोई नहरें नहीं बने हैं ज्यादातर। मतलब जो हम जिस बात की पहले लोहारू के बाद लोहारू और सदर्न हरियाणा में जो कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, वो कुछ लास्ट नहरें हैं जो बनी। उसके बाद निकलती रही, कोई डिस्ट्रीब्यूटर निकल गई, लेकिन मेगा प्रोजेक्ट नहीं आए। तो ये नहरें बनी। इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि हमें यहाँ बाद में ग्राउंड वाटर के रेफरेंस में बात करनी है, तो एक चीज मैं नोट करना चाहूंगा यहाँ पर, ये नहरें बनी तो अकेला ऐसे नहीं था, नहरें ही बनी। नहरों के लिए इंजीनियर भी चाहिए। तो जो लोग आज के दिन आईआईटी रुड़की को जानते हैं, आईआईटी रुड़की में ही एक कैंपस है नाइएच का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी करके। सेंट्रल जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उसका फ्लैगशिप इंस्टीट्यूट है, मतलब वाटर साइंस को सिविल इंजीनियर प्रोड्यूस करने के लिए। वो एक चीज, इसलिए आईआईटी रुड़की भी सिविल इंजीनियर्स के लिए ज्यादा फेमस हुआ। ये जो इंस्टीट्यूट है, ये 1853 में जब कोटले गंगा नहर बना रहा था, उसको रियलाइज हुआ कि मेरे को तो इंजीनियर चाहिए। तो उस टाइम पर इंपीरियल कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ऐसा कुछ नाम है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन उन्होंने तब बसाया था। तो देखिए उन्होंने क्या हुआ, नहर बनानी तो इंजीनियर भी चाहिए। उस टाइम बताते उन्होंने भट्टे लगवाए क्योंकि ईंट की भी जरूरत थी। इनके परे ये था कि जब नहरें बन गई तो आपने नहरें तो इसलिए बनाई थी, आपको रेवेन्यू कलेक्ट करना है। तो उसका आज के दिन भी जो हमारे इंजीनियर्स के डेजिग्नेशंस हैं,
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गया, स्टूडेंट इंजीनियर हो गया, एक्शन टाइप जिनको हाँ एक्शन साहब होते हैं जो, वो उस तरह के डेजिग्नेशन है, या उनके जो विंग हैं, ये रनिंग का विंग है, कंस्ट्रक्शन का है, ये विजिलेंस का है, ये रेवेन्यू का है, ये सब सेटअप उस टाइम के थे। कहने का मतलब क्या था, पहले चीज सोची गई, उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन दोनों ही एक साथ गढ़े गए और वो चीजें आगे पास ऑन की गई। मैं एक चीज यहाँ पर बता रहा हूँ, आप देख लेना रेलिवेंट है कि नहीं। हमें लगता है कि पहला ग्रीन रेवोल्यूशन 1960-70 में आया, ऐसा नहीं है। मैं अभी कुछ दिन पहले ही मतलब है ना, जो डॉक्टर देवेंद्र शर्मा उनसे बात कर रहा था, तो वो पीस एम.एस. स्वामीनाथन को कोट करते हुए बोल रहे थे कि उन्होंने उनसे पूछा, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने एम.एस. स्वामीनाथन से, कि सर ऐसा क्या आपने मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन कैसा आ पाया, उस टाइम पर भी मतलब हो सकता है यार आज के दिन सोचे तो आए ना, उस टाइम पर भी ब्यूरोक्रेसी वगैरह ने मतलब रोका होगा। तो वो बोलते हैं कि एम.एस. स्वामीनाथन ने उन्होंने कहा कि ग्रीन रेवोल्यूशन एक कार जर्नी का नतीजा है। तो उन्होंने कहा सर ऐसे कैसे? तो बोलता है एक बार वो और इंदिरा गांधी जी कार में थे, तो इंदिरा गांधी ने उन्होंने कहा कि, क्योंकि उस टाइम पर शायद वो जो IRI है उसके डायरेक्टर थे उस ओहदे से, तो उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन तुम कह रहे हो कि यार ये होने से हो जाएगा, तुम पक्की बात है? बोलता हाँ मैडम मैं श्योर हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे श्योर होने से नहीं, मुझे ये बता दो क्या अंग्रेजों से हमारा मतलब अमेरिकन से हमारा पिंड छूट सकता है क्या? क्योंकि उस टाइम अमेरिकन से गेहूं ले रहे थे या इंपोर्ट कर रहे थे, बस हाँ, तो वो सब कर रहे थे। तो उन्होंने कहा हाँ मैडम मैं प्रॉमिस करता हूँ छूट जाएगा। तो क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल कमिटमेंट आ गई थी और अमेरिकन से पिंड छुटवाना था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब जो कहानी हुई बाद में सब चीजें लाइन में आ गई। एक्चुअली पहला ग्रीन रेवोल्यूशन इंडियन जो आप कहिए कि जो पुराना पंजाब है उस लैंडस्केप पे 1890-1900 में आया, लेकिन तब इंडिया को अमेरिकन से पिंड नहीं छुटवाना था, तब इंग्लैंड वाले अंग्रेजों को अमेरिका से पिंड छुटवाना था। ये सब हम जानते हैं कि मैनचेस्टर वगैरह टेक्सटाइल के हब थे, लेकिन कॉटन था वो अमेरिका से आता था, और ये वो चीजें थी तब वर्ल्ड वॉर वगैरह बिल्ड हो रही थी, मतलब वो सारी चीजें चल रही थी। तो अमेरिकन को बड़ी टेंशन थी। हमने कहा ना कि इरिगेशन में इसलिए इंटरेस्ट था, रेवेन्यू था, बाद में इनपुट के लिए, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था अमेरिका में, तो सॉरी अमेरिका में कह रहा हूँ, इंग्लैंड में। तो अंग्रेजों को ये था कि यार हमारे पास है ना टेक्सटाइल मिल वगैरह है, इंडस्ट्री तो है, लेकिन रॉ मटेरियल उनका बहुत अमेरिका से आता था। रॉ मटेरियल की वजह से वो कंट्रोल भी करते थे, जैसे आज के दिन तेल का जो तरीका है, जिस तरह से ग्लोबल पॉलिटिक्स जो उसको देखते हैं, तो उनको ये था कि यार पैसे पिंड छुटाएं। तो उन्होंने हाई यील्डिंग सीड, इरिगेशन, इंस्टीट्यूशन, प्रोक्योरमेंट, MSP, ये जितनी चीजें हैं ये 1890-1900 के टाइम पर, जो अभी पाकिस्तान पंजाब है और पाकिस्तान से लगता जो इंडिया का भी पंजाब है, गंगानगर इन इलाकों में, उन्होंने कॉटन इंट्रोड्यूस किया, बिल्कुल ग्रीन रेवोल्यूशन स्टाइल, कि अश्योर्ड प्राइस भी होगा, अश्योर्ड इरिगेशन भी होगी, अश्योर्ड प्रोक्योरमेंट भी होगी, मार्केट भी होगी। लेकिन तब अंग्रेजों को अमेरिकन से पिंड छुटवाना था, अपने उसके लिए अभी हमें छुटवाना था। तो मतलब कहने का मतलब इस लैंडस्केप ने इंटेंसिफाइड एग्रीकल्चर को लंबे टाइम से देख रहा है, ऐसा नहीं है कि 70-80 में या 1960 में वगैरह में हुआ, लेकिन कहने का मतलब है सिस्टमेटिक था। और वही वजह है कि आज तक भी इरिगेशन डिपार्टमेंट वगैरह इरिगेशन के ही नाम से चलते हैं। बहुत जैसे हरियाणा में HID बोलते थे, हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट, बहुत रिसेंटली उसका नामकरण हुआ इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, क्योंकि वो डिपार्टमेंट जो वाटर रिसोर्सेज के जैसे बाद में अभी ये हुआ ना मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बोलने लगे, ये सब चीजें, क्योंकि हम उस फ्रेमिंग से आए थे, पहले पानी को इरिगेशन ही देखा गया, तो वो तरीका रहा और अभी तक भी वही चल रहा है। और वो जो टेक्नोक्रेसी कहिए जाए या उनकी इंटरनल ब्यूरोक्रेसी, वो इतनी स्ट्रांग है कि आज भी चाहे जमीन पर कुछ भी चीजें बदली हो, कहने का मतलब हरियाणा में इरिगेशन जो है लगभग 2/3 इरिगेशन ग्राउंड वाटर की है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी है वो 99% आज भी सिविल इंजीनियर्स हैं, आज भी सरफेस वाटर के हिसाब से गवर्न हो रही हैं चीजें। लेकिन उसको हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट में आएंगे तो लगभग ये सरफेस वाटर की कहानी है, मोटा माटी, इसमें से चीजें छूटी भी होंगी हो सकता है, लेकिन यही हुआ कि डाइवर्जन बेस्ड थे, फिर हम डैम्स पे आए और कैनाल, और अकेली नहरें नहीं बनी, उसके साथ में इंस्टीट्यूशन स्टोरेज भी हुए, सब चीजें हुई उसके बाद में। तो ये लगभग सरफेस वाटर की। इस पे अब ग्रीन रेवोल्यूशन और ग्राउंड वाटर डेप्लेशन, हाँ, ये दो जो टर्म है, इनको साथ में क्यों देखते हैं हम लोग? साथ में क्यों देखते हैं, और बड़े ये एक दूसरे के उल्टे हैं, हाँ, दोनों की दोनों चीजें हकीकत है। हाँ, तो इनको आप थोड़ा सा समझाइए।
ठीक है, तो इसको हम ऐसे देखते हैं कि ना, और स्पेशली अपने पंजाब हाँ हरियाणा पंजाब, क्योंकि ज्यादातर पंजाब, मैं जितनी बातें कह रहा हूँ शायद कोई पंजाब हरियाणा से बाहर सुन रहा हो तो हो सकता है बहुत सारी चीजें रेलिवेंट ना हो, मैं मतलब ये चीज, क्योंकि मेरा ज्यादा समझ यहीं की है और मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बातें कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, कुछ चीजें रेलिवेंट भी, लेकिन फिर भी मैं एज ए क्वेश्चन मतलब मैं कहूँगा ये बात। तो ग्रीन रेवोल्यूशन और ग्राउंड वाटर का कनेक्शन क्या है? तो हुआ क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन जो कंसीव हुआ ना, वो नहरों के भरोसे ही कंसीव हुआ। ग्राउंड वाटर डेप्लेशन, ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं, ग्रीन रेवोल्यूशन और ग्राउंड वाटर डेप्लेशन का, हाँ रिलेशन, हाँ। लेकिन मैं उससे कह रहा हूँ कि ग्रीन रेवोल्यूशन जब कंसीव हुआ तो वो सरफेस वाटर के ही दिमाग में रख के कंसीव हुआ। नहरें तो अंग्रेजों से पहले भी थी, उसके बाद भी थी। उसमें फर्क क्या हुआ ना, मैं तुषार साहब को कोट करता हूँ, टैमिंग द अनार्की करके एक बड़ी प्यारी किताब है उनकी, उसमें जो उन्होंने ना, तो वो ऐसे लिखते हैं उसमें ना कि नहरें आज़ादी से पहले एक है ना, जिसको बोलते हैं ना, बैलेंस शीट में पॉजिटिव में थी, कि उनसे कमाई ज़्यादा थी, उन पे खर्चा कम था, तो बहुत बढ़िया चीज़ चल रही थी। और जब कमाई ज़्यादा होगी तो सिस्टम चलता रहेगा बार बार। आज़ादी के बाद क्या हुआ, हम लोग आज़ाद तो हुए, लेकिन जो इरिगेशन लॉबीज थी ना, या मतलब जिस तरह से टेक्नोक्रेसी कही है उनकी, जो उनका इंटरनल ब्यूरोक्रेसी है, वो अपने आप को है ना, मतलब नहरी सिस्टम को इतना रिलायबल नहीं रख पाई। कहने का मतलब क्या हो गया, वो एक चीज़ बोलते हैं, बिल्ड नेग्लेक्ट रीबिल्ड सिंड्रोम में चले गए। उनका यह था कि रादर देन मेंटेन करना ना, क्यों नहीं नेग्लेक्ट करते हैं, खराब हो जाएगी दोबारा बनाएंगे। तो कहने का ये हुआ कि, और वो पॉलिटिकल सब्जेक्ट बन गया। पहले साइंटिफिकली डिजाइन होती थी, साइंटिफिकली जहाँ तक जाएगी वहाँ तक जाएगी। फिर किसी नेता ने कहा नहीं, मेरी तरफ भी नहर मोड़ दो, जो आजकल तुम बोल रहे, तो ऐसी चीजें होने लगी। उसका वजह क्या हुई, इन सारी चीजों की बात क्या हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या मांगता था, हाई। अब कई बार ये सोचे कि आपने कहा ना कनेक्शन क्या है, मैं इसी बात पे आऊंगा कि अनरिलायबल थी कहना, लेकिन क्यों रिलायबिलिटी चाहिए थी, कनेक्शन क्या है ग्राउंड वाटर का ग्रीन रेवोल्यूशन से, कि जो हाई यील्डिंग सीड है उसका जो कैटलिस्ट है वो पानी है। क्योंकि उसको उगने के लिए भी, जर्मिनेशन के लिए भी, उसमें जितने फर्टिलाइजर लगेंगे, हर चीज में पानी चाहिए। कहने का मतलब, हमें अगर कोई भी एंटीबायोटिक खानी है तो बिना पानी के तो हम ले नहीं सकते। मतलब उसको डिजोल्व करने के लिए पानी का रोल डिजोल्व में बहुत ज्यादा था, कि फर्टिलाइजर वगैरह उसमें, और बाकी तो खपत थी ही। और वो ऐसा नहीं हो सकता कि आज खाद डलनी है, अगर मतलब इंजीनियर ने डिजाइन किया बीज इस तरह कि 21वें दिन उसमें खाद लगनी है आपको 3 वीक के बाद। 3 वीक के बाद जिस दिन खाद लगनी थी उस दिन पानी नहीं आ रखा नहर में, तो ऐसा तो होगा नहीं कि मतलब आपको तो डिजोल्व करना है। ऐसा तो है नहीं, हमारे यहाँ इतनी ओस गिर रही थी, जो भी कहानी थी। तो कुल मिला के एश्योरेंस चाहिए थी। और नहरें, मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे अपने आप ही डाउन की तरफ जा रही थी। जो आज़ादी से पहले बैलेंस शीट्स में पॉजिटिव में थी, वो नेगेटिव में जाने लगी, और वो सारी चीजें हुई, नेग्लेक्ट वगैरह बात की। तो फिर ये हुआ कि यार ये तो काम चलेगा नहीं। लेकिन इसी टाइम में क्या हुआ, कुछ तो कैनाल के पानी की वजह से, क्योंकि वो जब पानी लगता था उन इलाकों में रिचार्ज बढ़ा, तो पानी की अवेलेबिलिटी हुई। बाकी जो हमने बात किया, बिजली आ गई, एक्सट्रैक्शन की ताकतें आ गई, मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई। तो लोगों ने कहा यार, जब मुझे ये पता है अगर मैं फसल उगा दूंगा और वो प्रक्योर हो जाएगी और बिक जाएगी और मेरे को फायदा होना ही है, तो क्यों ना मैं ग्राउंड वाटर में इन्वेस्ट करूं। तो उसने अपनी खुद की कैपेसिटी से, और थोड़ा स्टेट का रोल, जैसे स्टेट ने बिजली दिलवा दी, वो क्योंकि वो तो स्टेट ही दिला सकता था, या उसने अपना भी इंजन लेके आया, या कुआं खोदने के लिए, जैसे देवीलाल को कोट करके बोलते हैं स्कॉलर की, उनका ये है कि उन्होंने कहा था कि लोन ले लो, लेकिन विदाउट इंटरेस्ट, मतलब 0 इंटरेस्ट लोन दिए, कि आप ये चुका देना मूड़ और ले जाओ उसके लिए, कुएं खोदने के लिए। इस तरह से भी लोन हुआ। कुल मिला के इन सारी वजह से क्या हुआ, लोग जब रिलायबल वो बचे नहीं और फसलों को पानी की जरूरत थी, तो उन्होंने कहा यार साध्य की चीज है नहरें ना, उनमें रोड़ा भी है, पानी भी नहीं आता, सारी चीजें, क्यों ना मेरा घर का कुआं कर लो। आदमी साध्य से कटता ही है, मतलब हिस्सेदारी की चीज से। तो इस हिसाब से ग्राउंड वाटर आया, और ग्राउंड वाटर यील्ड अच्छी थी, क्योंकि वहां पर फ्रेश रिचार्ज था, हमारे नदियों का रिचार्ज था, नहरों की वजह से था, नया नया पानी अवेलेबल हुआ था। तो वहां पर कुएं खुद गए, और एश्योर्ड चाहिए था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन कंसीव हुआ सरफेस वाटर सोच के, पर उसका बूम आया ग्राउंड वाटर के बेस पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर जगह ही ग्राउंड वाटर के, नहरें जहाँ बढ़िया चल रही थी वहाँ आया भी, लेकिन नहरों का एक है ना, आपने सुना होगा टेल करके एक वर्ड सुनते हैं, हेड और टेल तक, तो आखिर तक पानी नहीं पहुंचता था, तो उन इलाकों में ज्यादा कुएं खुदे, जो भी हुआ। लेकिन फिर ग्राउंड वाटर की तरफ चला गया, टेक्नोलॉजी थी, सरकार की फ्री इलेक्ट्रिसिटी या फ्लैट रेट इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें हो गई। तो फिर जब वही हुआ, लोग देश का पेट भरने के चक्कर में जो धरती का पेट है वो लगभग खाली हो गया, जो ग्राउंड वाटर। कितना परसेंट अगर पंजाब हरियाणा में देखें तो ये कुएं खत्म हो चुके हैं,
30%, 70%, 50%। इंटरेस्टिंग। कुएं तो अभी कहीं रहे ही नहीं। कुएं तो मतलब कहने का मतलब जो ओपन वेल थे, अब तो ट्यूबवेल, कुएं इन द सेंस ग्राउंड वाटर, बोर जिसको बोलते हैं, बोरवेल। खत्म तो नहीं हुए, खत्म होने। देखो हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज दो बताऊंगा, मतलब इसी आपका जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले हरियाणा में जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है ना, अब हम ये बोल रहे हैं, हम 20-30 साल से तो बोल ही रहे हैं डिप्लीशन हो रहा है। फिर डिप्लीशन हो रहा है तो कोई पूछ सकता है यार वो डिप्लीशन है तो जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें कमी क्यों नहीं दिख रही? हर साल हम यही बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ हरियाणा पंजाब ने, पहले से ज्यादा। किसान भी ऐसा कोई नहीं है कि हर दिन फांसी पे लटक रहा है, तो क्यों नहीं दिख रहा? हरियाणा में जब डिप्लीशन है उसको ऐसा समझा जाए कि वाटर टेबल डिप्लीट हो रहा है, जो एक्सट्रैक्शन है, मैंने अभी बताया था ना, हम सक करने में बढ़िया हमारे पंप है, तो जैसे ही 200 फीट से 250 फीट पे गया तो किसान ने एक तो मोटर 250 फीट पे ले गया, लेकिन उसने अकेले मोटर नहीं लगाया, पहले अगर 10 एचपी की थी उसने 15 एचपी कर दी, क्योंकि बिजली तो फ्री थी उसके लिए, या लगभग फ्री है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि फ्री होना गलत सही है, क्योंकि वो जैसे देवेंद्र जो शर्मा है उन्हीं की लैंग्वेज में कहूँ कि जो इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी है वो किसान के लिए नहीं है, वो कंज्यूमर के लिए है, क्योंकि तुम किसान के लिए महंगा कर दोगे उतना ही तुम्हें प्राइस महंगा करना पड़ेगा, वो तो कंज्यूमर को सस्ता मिल रहा है, कोई सब्सिडी किसान की नहीं, वो कंज्यूमर की सब्सिडी है उस टाइप में। लेकिन बात क्या है कुल मिला के, यहाँ पर जब डिप्लीशन की बात करते हैं तो जो पर यूनिट एक्सट्रैक्शन है, 1 मिनट में कितना पानी निकलता था वो कम नहीं हुआ, वो बढ़ता ही जा रहा है। कुछ इलाकों में जैसे महेंद्रगढ़ की बात है, लेकिन वो कुछ छोटे छोटे इलाके, ज्यादातर में पानी निकलना कम नहीं हुआ, नीचे जाता गया। उसका खतरा वही है कि जो हम बता रहे हैं, एक दिन वो फुर कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो वो खतरा है डिप्लीशन, क्योंकि यहाँ जिस दिन होना है उसी दिन होना है, एकदम लगभग, मतलब ड्रास्टिक ही एंड होगा, ऐसा नहीं है। और वो उसी तरह से जैसे एक सेंट्रल ग्राउंड वाटर का नॉर्म है, मैं उसी में बता दूं कि आपने जो नंबर पूछा था कितना हो चुका है जो था, तो एक नॉर्म है जिसको कई बार डार्क जोन करके बोलते हैं ना लोग, मतलब पॉपुलर है, तो वो होता है सालाना जितना पानी अंदर जा रहा है, रिचार्ज हो रहा है, अगर उससे ज्यादा आप निकाल रहे हो तो उसको ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट स्टेज बोलते हैं या डिप्लीशन बोलते हैं। कि अगर 100 लीटर, मतलब आमदनी अगर 100 रुपया है और उससे अगर 101 रुपया आप खर्च कर रहे हो, तो आपकी जो डेवलपमेंट स्टेज है वो 101% है, मतलब आप कम रहा है, रिचार्ज कम हो रहा है, एक्सट्रैक्ट ज्यादा कर रहे हो। तो हरियाणा पंजाब में वो लगभग आज के दिन 2 से 2.5 गुना है। अच्छा, 2.5 गुना, 2.5, तो हमारा एनुअल रिचार्ज से हम 2.5 गुना के आसपास हम पानी निकाल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पूरे हरियाणा के हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा ही है। बात करो तो लगभग 80% के आसपास हर 5 में से 4 गाँव में। क्रॉप पैटर्न के चेंज होने की वजह से कितना हो रहा है? अब जैसे हम पैडी का एग्जांपल बिल्कुल मैं उसको 2 हिस्से में बताऊंगा। पैडी एक पार्ट है, क्योंकि पैडी भी ग्रीन रेवोल्यूशन का ही मतलब निकल के है, ग्रीन रेवोल्यूशन से, वही तो ग्रीन रेवोल्यूशन था। जब गेहूं और धान की साइकिल में हम फंस गए तो वही क्रॉपिंग पैटर्न था। क्योंकि पैडी ज्यादा पानी लेती है, इस बारे में कोई दायरा नहीं है, तो वो सबसे बड़ी वजह है, मैं इस चीज से हिचकिचाऊंगा नहीं। लेकिन 2 चीजें हैं, ऐसे भी इलाके हैं जहां पर पैडी उग रही है और ग्राउंड वाटर डिप्लीट नहीं हुआ है, और ऐसे भी इलाके हैं जहां पर पैडी बिल्कुल एक भी दाना नहीं होता और वहां पर भी डिप्लीशन है। तो अगर आप ब्लैंकेट लेके चलोगे कि सब पैडी ही सब कुछ है, पैडी सबसे बड़ी वजह है, मैं उसमें डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर सिंगल आर्गुमेंट के साथ जाएंगे तो हम वही गलती करेंगे जो हमने 1970 में की। हमने 1970 में लगा हरियाणा पंजाब के हर एक इंच पे पैडी लग सकती है, हमने लगवा दी, आज उसके हम कॉन्सिक्वेंसेस भुगत रहे हैं। आप अपने साइड में तो नहीं होती। हाँ, अपने साइड तो मैं बता ना, हम तो बहुत लेट आई ना, हमारे तो हम तो आखिरी में हैं, हम तो बिल्कुल टेल के भी टेल में हैं। लेकिन जो हम बात कर रहे थे, जैसे अपना इलाका है, हमारे यहाँ पैडी नहीं होती, फिर भी हरियाणा पंजाब के मोस्ट डिप्लीटेड एरियाज में भी है, बट ऑन एन एवरेज 2 से 2.5 गुना है, हमारे यहाँ 3 से 3.5 गुना एक्सट्रैक्शन हो रहा है, ज्यादा है। हाँ, ज्यादा है। इसी तरह से सेंट्रल एरिया है, जींद वगैरह का इलाका है, वहां पर पैडी लगता है, फिर भी डिप्लीशन नहीं है। हिसार के ऐसे ब्लॉक हैं जहां पर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन नहीं है, फिर भी उनके पास क्या रिचार्ज का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर? मैंने बताया था ना, वो सेलो है, मतलब वो बीच में जो बताया ना, दोनों की निचाई पर है। तो एक तो वो है, ऊपर से जो नहरें हैं उनका पानी ज्यादा आ रहा है, पुराने हैं, उनके ऊपर बेस ज्यादा है, तो उस वजह से हो रहे हैं। लोकल फैक्टर्स हैं उनका, हो सकता है कि अभी वो जो रिचार्ज है उनके है ना, ऐसे समझिए आप, जिन इलाकों में कुएं पहले लगे वो पहले निकल गए, जहाँ नहरें बढ़िया कामयाब रही वो रिचार्ज करती रही, वहां चल रहा है। तो ऐसे फैक्टर है। मतलब कहने का मतलब, अगर हम सिंगल यार्ड से सब माप लेंगे ना तो हम गलती कर देंगे। आज हम बोलते हैं सब बैन कर दो, हरियाणा पंजाब में आज अगर आप पैडी बैन कर दो, एक दाना भी ना लगे तो भी ग्राउंड वाटर डिप्लीट होगा। क्योंकि हमें ये याद करना पड़ेगा कि हम सेमी एरिड इलाके में, हमारे यहाँ एनुअल रेनफॉल ही 400-500 mm है सालाना। अगर हम बिल्कुल बाजरा और सरसों उगाते हैं, दोनों ही लिस्ट वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स में से हैं,
तो भी उनका जो ईटी है, ईटी होता है मतलब लगभग जितनी पानी की जरूरत है इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों को मिला के फसलों का जो इरिगेशन मापने का तरीका है, कितना पानी लेते हैं, वो भी यहाँ की एनुअल रेनफॉल से ज़्यादा है। तो कहने का मतलब बेस में जाएं तो हरियाणा पंजाब के पास जितना भी पानी है वो नदियों का, और नदियों में जो पानी है वो ज़्यादातर जो हमारे हिमालयाज हैं उनका जो मेल्ट है, उनकी बारिश है, उनके भरोसे हैं। तो हरियाणा पंजाब और हर एक बेसिन की यही कहानी है। बेसिन तभी उनको नदियों का मतलब मैदान बोला जाता है क्योंकि नदियाँ पानी लेके आती हैं। तो हमारा मतलब बिल्कुल हाइड्रोजियोलॉजिकली जाएं या हाइड्रोलॉजिकली बेस में जाएं तो हमें समझ नहीं होगा कि ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, ये कहाँ से आ रहे हैं। तो वो एक सारा पैरामीटर है। कमिंग बैक टू द पैडी, तो पैडी इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिप्लीशन में, लेकिन अकेला अगर उसी लेंस से हम देखेंगे तो हम वही गलती करेंगे जो 1970 में की, और फिर से इनबैलेंस रहेगा। आजकल तो ये भी तो ना, अपने हरियाणा पंजाब से ज्यादा तो ये गेहूं और ये सारा का सारा मध्य प्रदेश और ये और स्टेट है ये भी उगा रहे हैं। हाँ, और लोग ये साइंटिस्ट और ये कहते हैं कि नखरे सबसे ज्यादा इनके हैं हरियाणा पंजाब वालों के, कि हम पेट भर रहे हैं। तो ये आंकड़ों पे जाए तो वो दूसरे हैं आजकल। और एक स्टेट पॉलिसी का फार्मिंग पे बहुत गहरा इफेक्ट है, चाहे वो क्रॉप पैटर्न पे हो तो, या फिर आप फिर वाटर डिप्लेशन के ऊपर अगर देखते हैं तो हमारे पास वाटर रिचार्ज करने के इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से नहीं है, हमारे पास उस तरीके से टेक्नोक्रेट्स नहीं है जो उस चीज़ को समझा सकें। तो स्टेट का इन्वॉल्वमेंट आप कैसे देखते हो? जैसे आपने जोड़ों की बात करी, तो मनोहर लाल खट्टर के टाइम पे एक पॉलिसी आई थी जिसमें वो जोड़ वगैरह का कुछ कर रहे थे, पता नहीं काउंटिंग कर रहे थे या उनको ठीक ठाक कर रहे थे, या उनके आसपास वो कह रहे थे कि हम पार्क बनाएंगे ताकि सुबह अर्ली मॉर्निंग आप उठ के जाओ और वॉक भी करके आ सको। तो ये सारी चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हो? स्टेट का इंटरवेंशन, स्टेट की पॉलिसी इन सब चीज़ों के लिए, एंड वी डू नॉट हैव प्रोफेशनल्स फॉर दैट। बिल्कुल, आपने वैसे तो मतलब वही बात बोल दी जो मैं मतलब कहने का मतलब आपका जो सवाल है वही जवाब है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और फैक्चुअली एलोबरेट कर देता हूँ। आपने पहले एमपी से बात की थी कि वो भी उगा रहे हैं। मैं उस डिबेट पे नहीं जाऊंगा, मतलब सर्टनली बाकी स्टेट्स ने अभी मतलब मैच करना शुरू किया, वहाँ पर भी बढ़ी हैं चीज़ें, लेकिन वो सब मैच के बावजूद भी टोटल बैलेंस में हिस्सा तो है ही। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम बड़े हैं वो छोटे हैं, लेकिन हर एक जो दाना उग रहा है वो किसी के लिए तो गिरा है और उसकी इंपॉर्टेंस है। मतलब मैं हमेशा बचता हूँ कि किसान को ब्लेम करने से, क्योंकि जैसे आपने कहा ना, आपकी अगली बात को जोड़ रहा हूँ, किसान वही कर रहा है जो स्टेट उसको डिक्टेट कर रहा है। हमें ये लगता जरूर है कि किसान अपनी मर्जी से धान गेहूं उगा रहा है, वो नहीं उगा रहा। वो क्या उगा रहा है? जो प्राइस मिल रहा है, जो एश्योरेंस मिल रही है, या जिस चीज़ के लिए टेक्नोलॉजी है, या जिस चीज़ के लिए प्रोक्योरमेंट है, वही उगा रहा है। तो कुल मिला के बात ये है कि मतलब किसान जो है वो तो मतलब रिस्पॉन्ड ही कर रहा है जो आगे चीज़ें आ रही हैं। फिर ये है कि पॉलिसीज का क्या इन्फ्लुएंस है। पहला तो ये है कि जो जैसे हमने बात की जो उग रहा है वो स्टेट की चाहे एमएसपी लगा लीजिए या प्रोक्योरमेंट वगैरह लगा लीजिए, बाकी सब चीज़ों का हिस्सा है। लेकिन आपने एक दूसरी चीज़ बात की स्टेट में, और जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट तो बहुत पता है लोगों को एमएसपी का। एक आर्ग्यूमेंट ये है कि हरियाणा पंजाब में अभी जो सिंचाई हो रही है, जो इरिगेशन है, लगभग 2/3 मतलब 100 में से 66 या मतलब 10 में से 6 साढ़े 6 हेक्टेयर पे वो ग्राउंड वाटर से हो रही है, सरफेस वाटर से नहीं हो रही है। और ये नंबर घटा है। कहने का मतलब 1970 में जो मेजर इरिगेशन का सोर्स था वो सरफेस वाटर था, नहरें थी, हमने बात की ना। लेकिन आज के दिन मेजर ग्राउंड वाटर है। मतलब हम कह रहे हैं कि 2/3 बोल रहे हैं जो सिंचाई है वो ग्राउंड वाटर से हो रही है। लेकिन आपने जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे जो स्टेट है ना, चाहे वो हरियाणा है, पंजाब, वो ग्राउंड वाटर को लेकर अनअवेयर हैं। मतलब मैं ये कहते हुए मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। प्रोफेशनल तो अब दूर की बात छोड़िए, प्रोफेशनल तो जब लाएंगे तो वो एक्नॉलेज करेंगे। डिपार्टमेंट ही नहीं है उनके पास, डिपार्टमेंट ही नहीं है, वो अनअवेयर है कंप्लीटली। आपने डिपार्टमेंट की बात की, चलो मैं वहीं से शुरू कर लेता हूँ। वहीं तो कर दो। हरियाणा में ग्राउंड वाटर सेल होता था, 10 आदमी होते थे उसमें, अब भी वैसा ही है। फिर उसको मर्ज कर दिया इरिगेशन में 2020 में। आज भी वो इरिगेशन वाटर रिसोर्सेज के अंडर में एक छोटा सा विंग है, और उसके पास काम भी नहीं है। काम कहने का मतलब वो अपना जो भी है रूटीन में चल रहा है। हरियाणा में देश का पहला बड़ा जो ग्राउंड वाटर का प्रोग्राम था वो 1920 में आया, 2020 में आया, माय बैड, अटल भूजल योजना करके आया। लॉकडाउन जब शुरू हुआ लगभग उस टाइम पर, वो उसमें हरियाणा भी था। हरियाणा को प्रोजेक्ट देना था, उन्होंने देखा ग्राउंड वाटर सेल,
700-800 करोड़ का प्रोजेक्ट था। उन्होंने कहा भाई जितना प्रोजेक्ट बता रहे इतना तो उन्होंने सारी जिंदगी में बजट नहीं देखा है ग्राउंड वाटर सेल ने। तो फिर स्टेट का जो भी है इंटरनल, उन्होंने कहा साहब ये इरिगेशन को दे देंगे, पर बोलता है इरिगेशन का मैंडेट ग्राउंड वाटर है ही नहीं। आप सोच के देखिए जो हमारा मेन वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है उसका 2020 तक ग्राउंड वाटर मैंडेट था ही नहीं, और जिनका मैंडेट था वो 10 आदमी थे। मतलब बिल्कुल निगलेज, कहने का मतलब वो इंपॉर्टेंस था ही नहीं। उन्होंने कहा इसमें मर्ज कर देंगे, मर्ज कर दिया। लेकिन अब मर्ज करने से ये थोड़ा ना है कि वो मतलब उनको एक्सपर्ट हो गए। तो हुआ क्या, उन्होंने कहा इरिगेशन को दे देंगे विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द सिविल इंजीनियर्स एंड द मैकेनिकल इंजीनियर्स। कोई मेरी नहीं, वो अपने काम में बहुत बढ़िया, मैंने कहा नहरें बढ़िया चलाई जो भी है जैसा भी है, लेकिन बस के ड्राइवर में और रेल के ड्राइवर में फर्क है। मतलब उन्होंने कहा तुम रेल चलाते हो बस भी चला लोगे, ड्राइवर तो हो ही ना। उन्होंने कहा ग्राउंड वाटर भी सिविल इंजीनियर्स ही देखेंगे, और यही हो रहा है हकीकत में आज के दिन पर भी। मैं मिनिमम हाइड्रोजियोलॉजिस्ट तो टेक्निकली नोन है, मैं एक बार के लिए मान लीजिए पॉलिसी मेकर छोड़ दीजिए, कम्युनिटी एक्सपर्ट्स छोड़ दीजिए, आप सोशल एक्सपर्ट छोड़ दीजिए, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट छोड़ दीजिए, क्योंकि पानी तो एग्रीकल्चर है, वो सब छोड़ दीजिए। मिनिमम ग्राउंड वाटर समझने का जो टेक्निकल हाइड्रोजियोलॉजिस्ट हो वो तो हो, हमारे पास वो भी नहीं है। हम सिविल इंजीनियर्स के भरोसे चल रहे हैं। तो जो पॉलिसी है उसमें क्या हुआ, उनके लिए वो ब्लाइंड थे कि ग्राउंड वाटर हो रहा है, क्योंकि ग्राउंड वाटर जैसे मैंने बताया ना वो स्टेट की प्लानिंग से नहीं आया, वो किसान की अपनी फ्रस्ट्रेशन से आया। उसने कहा नहरों में तो पानी हो नहीं रहा, मेरे को करना है, तो उसने अपनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा की, उसने अपने एफर्ट्स ज्यादा लगाए। वो टॉप डाउन नहीं था, वो बॉटम में ही अपने आप के जुगाड़ है, उसकी अपनी इनोवेशन है, अपनी इंटीग्रेशन है, उसने अपने से बिल्ड किए हैं कुएं, उनके अपने जुगाड़ हैं। मतलब ड्रिलिंग मशीनें हैं वो जुगाड़ से हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि वो स्टेट लेड थी, उसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं लग रहे कि नहरें बनाने के लिए, क्योंकि नहरों के लिए एनीवे आपको स्टेट की चीजें चाहिए। तो ये नीचे से बूम हुआ, और जब ये बूम हुआ 1970 से लेके आज तक, स्टेट ने उसको ना तो ज्यादा एक्नॉलेज किया, ना उस हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई किया। ऐसा नहीं हुआ कि जहां पर एक सिविल इंजीनियर है वहां पर एक हाइड्रोजियोलॉजिस्ट भी ले आइए आप, क्योंकि ग्राउंड वाटर मैं बता रहा हूँ आपको 2/3 इरिगेशन ग्राउंड वाटर से हो रही है। और ग्राउंड वाटर के लिए ना हमारे पास कोई डिपार्टमेंट है ढंग से कहूँ, ना प्रोफेशनल है, ना बजट है, ना पॉलिसीज हैं। एक प्रोग्राम हुआ है हरियाणा में, क्योंकि वो सेंटर से आया था, और वो सेंटर का भी पहला ही प्रोग्राम था जो अटल भूजल योजना है। फेल कहिए, मतलब हम, मैं तो पर्सनली मैं बहुत लिख चुका हूँ, मेरी उसमें अप्रीहेंशन है उस प्रोग्राम के डिजाइन में भी, उस पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन बात यह, वो बंद हो गया इस साल, अब ये भी नहीं पता आगे क्या आएगा। लेकिन हम ये मान ही नहीं रहे कि साहब रेल चलाना और बस चलाना दो अलग चीजें हैं। ड्राइवर नाम होने से ऐसा नहीं है कि बस वाला हवाई जहाज उड़ा लेगा। वो बस बढ़िया चल रहे हैं, मेरे उनको कोई शिकायत नहीं है, लेकिन साहब वो बस थी, आप इसको ऑटो मान के रख लीजिए, इसको आप कुछ भी मान लीजिए, अलग चीज है, इसको आप अलग से चलाइए। ये इसके लिए अलग तरह से प्रोफेशनल चाहिए। और हमारे यहाँ ग्राउंड वाटर के लिहाज से हरियाणा, पंजाब इंडिया के लिए हॉटस्पॉट नहीं, ग्लोबल हॉटस्पॉट है। दुनिया का सबसे ज्यादा पर यूनिट जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है वो हरियाणा पंजाब में है, और सबसे ज्यादा जो डिप्लीटेड एक्वीफर्स हैं वो यहाँ के हैं। उसके बावजूद भी हम बस यूं हैं कि कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर ले, कोई भी सॉल्यूशन आ जाए तो गुजारा हो जाए, लेकिन वो नहीं यील्ड कर रहा। अगर ऐसा हो रहा होता तो हर साल 5-7 फीट नीचे नहीं जा रही होती चीजें, मतलब लेवल। और वही बात है, वो किसी दिन फुर कर सकता है, तो रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है उसमें। एक यार इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे बाहर देशों में है ये, हमारे यहाँ अभी नहीं आया वो कॉन्सेप्ट, कि जो भी पानी 5-7 फीट से जो नीचे है वो नेशनल ट्रेजर है। हाँ, वो पर्टिकुलरली किसी का प्राइवेट नहीं है, वो मतलब स्टेट का है या सभी का है। एक तरीके से देखें तो पानी की चोरी होती है कई की बार, जैसे पानी के प्रति लापरवाही होती है। अगर हम किसान के हिसाब से ही देखें तो फवारे जो बड़े वाले हैं उनसे बहुत ज्यादा उस तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं है पानी का, स्प्रिंकलर से ज्यादा यूटिलाइजेशन है। और कई तो न्यू क्या करें, ये पाइप लगाओ बड़े बड़े, अब ये कुंदे गुंजड़े जा ढंगते उनमें पानी लिकड़ी 10% पानी तो बड़े खराब हो जाए, लीकेज है उसमें। हाँ, तो आप पानी को अगर हरियाणा पंजाब की डेफिनेशन में देखते हो, पैरामीटर में देखते हो, तो स्टेट अगर इसको नेशनल ट्रेजर की तरीके से ट्रीट करे और उसको फिर रिचार्ज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे या फिर अवेयर करे, तो उसके क्या प्रोसेस देखते हो, या फिर क्या आप देखते हो कि किस तरीके से ये चीजें हो पाएंगी? तो मैं पहले वाली चीज से शुरू करता हूँ कि जैसे कई जगह पर है कि 5 फीट 10 फीट के बाद में वो सबका पानी स्टेट की ओनरशिप है उसके नीचे जो भी है राष्ट्रीय। लेकिन जो ग्राउंड वाटर है उसमें प्रोविजन ये है हमारे यहाँ पर कि जिसकी जमीन के नीचे जो पानी है उसका खुद का है।
तो वो जितना मर्जी उसके मतलब स्टेट उसको रोक नहीं सकता कि इतना मत निकालो ये निकालो। इसीलिए इंटरेस्टिंगली जितने भी पानी के लिए रेगुलेशन आते हैं वो पानी के रेगुलेशन नहीं आते, वो बिजली के आएंगे। जैसे एक बहुत पॉपुलर लीगल प्रोविजन है कि साहब नया कनेक्शन नहीं देंगे, नए कनेक्शन नहीं देंगे, तो वो उसको कनेक्शन ड्रिल करने के लिए मना नहीं कर रहा, तुम जितने मर्जी खोद लो, लेकिन वो है कि 300 फुट से फूक से तो पानी आना नहीं है, बिजली लगेगी आपको, मोटर चलाओगे तो वो बिजली का कनेक्शन देने से रोक सकती है सरकार। तो डार्क जोन में जो मतलब कई बार रेगुलेशन होती है, जैसे बारडा में थी या और भी बहुत जगह पर है, या बाद में जो हटती रहती है, उसमें प्रोविजन है सरकार उसको रेगुलेट फिर बिजली के थ्रू करता है, नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे यहाँ डिफाइंड ये है कि वो ग्राउंड वाटर प्राइवेट है। लेकिन आज इसमें दो चीज़ें हैं, मान लीजिए उस सरकार का ट्रेजर हो भी गया, मैं ये मानता हूँ कि किसान को निकालना कम करना चाहिए, बिल्कुल सी बात है, क्योंकि वो कम अपने आप ही कम हो जाएगा जब नहीं होगा। लेकिन हम वही जो बात कर रहे थे ना, सर किसान निकाल क्यों रहा है, उससे उसने चूरमा तो बनना नहीं, वो घी तो है नहीं उसका, पानी डायरेक्ट बिक भी नहीं रहा उसका, ऐसा भी नहीं है कि वो निकाल के पानी ही बेच रहा है, ऐसा भी कुछ ज़्यादा नहीं है, तो वो तो किसी चीज़ के लिए निकाल रहा है, और वो जो चीज़ है ना वो अपने लिए भी नहीं कर रहा। हमारे यहाँ तो भगवंत मान साहब ने पॉपुलर कर दिया, वरना पहले था हमारे यहाँ वाले तो भाई धान खाते, गेहूँ खाते, चावल खाते नहीं, हमारे तो त्योहारों पे बनता है, खीर बन गई तो बन गई, हमको डेली में तो है नहीं। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम दूसरों के लिए उगा के एहसान कर रहे हैं, हर कोई पूरा ही देश एक साथ चलता है, कोई कहीं से कोई बिजली वो, लेकिन बात ये है कि पानी इसलिए निकल रहा है क्योंकि हम कुछ चीज उगा रहे हैं, और वो चीज इसलिए उगा रहे हैं क्योंकि वो किसी को चाहिए, वो मार्केट की डिमांड है। तो कहने का मतलब है जब वो चीज ही नहीं उगेगी तो किसान कम कर देगा, उसने पानी का डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है ना, इनडायरेक्ट ही है ना, मतलब कहने का मतलब वो किसी चीज के लिए कंज्यूम कर रहा है ना, तो ये पहली चीज है। लेकिन आपका जो दूसरा था वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, और वो मैं बहुत आज के दिन उसमें बिलीव कर रहा हूँ, वो है रिचार्ज का पार्ट। कोई ये आर्गुमेंट भी है कि अगर हम रिचार्ज भी करने लगे तो कितना ही कर लेंगे, रिचार्ज नदियों से ही करना है, पानी वहां पर भी लिमिटेड है, उस पे भी मतलब ऊपर वाला भी है, हाँ मतलब वही मतलब बारिश का है, और नदियों को बारिश कम ही है जो हम बता नेचुरल जो है, हाँ नेचुरल है, और मतलब आर्टिफिशियल भी कर रहे हैं, तो नहरों से नदियों से नहरों में लाके वही लाएंगे, लेकिन उसके ऊपर तो हमारे पहले ही रोड़े हैं, मतलब कहने का मतलब उनमें भी लिमिटेड पानी है। लेकिन जो हमने पहले बात की ना, एक चीज तो ठीक है, धीरे थोड़ा थोड़ा धान घटाने की जरूरत है, वो सारी चीज आपने कहा, दूसरे स्टेट उगाने लगे तो धीरे धीरे वैसे ही घट जाएगा, हमारे वाले वैसे ही हॉर्टिकल्चर वगैरह में अपने आप को। मैं एक चीज थोड़ा डाइवर्ट करूंगा कि कई बार इस बात पे आता है, एक वर्ड यूज होता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जो मैं भी इंडिकेट कर रहा हूँ कि वो होने से चीजें हो जाएंगी और हर कोई मानता है। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है ना, सरकार का ऐसा मानना है कि साहब एमएसपी दे दो, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन जो हमने शायद पहले भी कवर किया, थोड़ा हिंट किया ना, 1970 में धान इसलिए नहीं लगा था कि एमएसपी था, तब सिस्टम था, एमएसपी भी था, प्रोक्योरमेंट भी था, उसका मशीनें भी कोई बना रहा था, ट्रैक्टर की कंपनियां भी लग रही थी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज भी तभी आ रही थी। कहने का मतलब एक सिस्टम बिल्ड हो रहा था, बीज के लिए भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी उसी टाइम पर आ रही थी, एक सिस्टम बैठ रहा था। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा, जिस दिन भी होगा सिस्टम डाइवर्सिफिकेशन होगा। आज आप ये चाह रहे हो कि आपने है ना मक्का का प्राइस दे दिया एमएसपी, लेकिन मक्का की प्रोसेसिंग नहीं है मेरे पास, मान लीजिए मेरे को ये नहीं पता उसके लिए किस तरह के बीज चाहिए, वो मार्केट में नहीं है। क्लासिक केस है बाजरा, सरकार ने कहा मैं एमएसपी पे खरीद लूंगी, किसानों ने हाइब्रिड सीड था ही आजकल, हाइल्डिंग जो सीड है हाइब्रिड ना, वो थे इसके बाजरे के, लोगों ने धूम उठा दी अपने इलाके से, जो हम बात कर रहे हैं साउथ वेस्टर्न हरियाणा से। सरकार ने प्रोक्योर भी करना पड़ गया, पॉलिटिकली जो भी मजबूरियां थी, सरकार को आखिर में फेंकना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार कंज्यूम कर ही नहीं पा रही। धान में तो ये था ना, उगा के कोई कंज्यूम कर रहा था, सिस्टम बिल्ड हुआ। तो मेरा कहने का इतना सा मतलब है, जब तक प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक एग्रीकल्चर में सिस्टम स्टेब्लिश नहीं होंगे, टेक्नोलॉजी भी, यूनिवर्सिटी भी, इनोवेशन भी, रिसर्च भी, मशीन भी, बीज भी, मूल्य भी, जब तक वो चीज़ नहीं होगी, डाइवर्सिफाई नहीं होगा। वो एक एलिमेंट है। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन तो हरियाणा पंजाब में आएगा, उसकी जैसे हम देख रहे हैं धीरे धीरे सिस्टम भी बिल्ड हो। आपने कहा भाई गेहूँ एमपी वाले उगाने लगे, तो चावल उड़ीसा वाले उगाने लगे हैं, लोग कह रहे हैं चावल खाने क्यों, मिलेट्स से काम चला लेंगे, तो मिलेट्स के ऊपर भी तो धीरे धीरे वो चीज़ें तो बैलेंस होंगी। लेकिन मेरा इंपॉर्टेंट जो है, जहाँ की रिचार्ज की तरफ जा रहे थे हम, जो हमने पहले भी कहा, हरियाणा पंजाब अगर मान लीजिए खरीफ में बाजरा और रबी में सरसों उगा लें, दोनों ही कम पानी की फसलें हैं, मैं कह रहा हूँ हर 1 इंच पे उगा लें, तो भी जो पानी की नीड है ना, वो हमारी नेचुरल से ज़्यादा है, मतलब बारिश से ज़्यादा है। क्योंकि हमारी बारिश मैं बता रहा था 400-500 में हो रही है एनुअल, यही है हमारा एवरेज। इन दोनों की जो ईटी है, इनकी जो पानी की जरूरत है, वो उससे ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है आपको बाहर से पानी लाना ही पड़ेगा।
हमारी बारिश, और वो बाहर हमारे लिए नदियां हैं, उसको मैं बाहर कह रहा हूँ हाइड्रोलॉजी के सेंस में, लेकिन वो टेक्निकली तो जैसे किसी से पूछो तो नदियां तो हमारी ही है वैसे टाइप में ना। कहने का मतलब जो कहीं और बारिश हुई वही पिघल के या बह के हमारे पास आएगी तो गुजारा है। तो वो मान लो आ गई, अब यही है कि फिर ऐसे करो यार, ग्राउंड वाटर हटा दो, नहरों को ही कामयाब कर दो। लेकिन नहरों में वही दिक्कत है रिलायबिलिटी की। नहर रिलायबिलिटी है, नहरें पॉलिटिकल पॉलिटिक, हाँ भाई, नहर दिल्ली तो चलेगी नहीं। जेपी दलाल बन गए, बन गया मतलब मिनिस्टर, तो पानी लोहारू की तरफ खिंच जाएगा। अब श्रुति बन गई तो बहल की तरफ खिंच गया, मतलब उसमें वो सारी कहानियां तोसाम की तरफ, बहल की तरफ खिंच गया। तो उसके पॉलिटिकल मिनिस्टर भी है ना, हाँ, इरिगेशन की ही मिनिस्टर है ना वो। मेरा क्यों इसने हाँ नहीं हकीकत है। लेकिन आप देखिए जो लोहारू कैनाल थी वो अब उसमें पानी कम हो गया, जो जूही कैनाल है, बंसीलाल कैनाल जो बोलते हैं, उसमें ज्यादा पानी बढ़ गया। लेकिन बात क्या उसके पॉलिटिकल है, तो कई बार बोलते हैं कि पानी है ना ग्रेविटी से नहीं चलता, पॉलिटिकल जो स्ट्रेंथ है वो चलता है। जैसे अभी महेंद्रगढ़ वगैरह में जो पिछले 10 साल में हुआ, उसके पीछे अभय सिंह यादव थे, जो श्रुति जी से पहले मिनिस्टर रहे छोटे टाइम के लिए, जब नायब सिंह सैनी पहली बार बने, मतलब 6-8 महीने के लिए उस टाइम पर थे। काफी बढ़िया इंटेलिजेंट आदमी है, इरेस्पेक्टिव ऑफ मतलब पॉलिटिशियन, मतलब उन्होंने काफी चीजें अच्छी की। लेकिन मैं वापस आ रहा था, फिर ये बात है कि जब हमें ये पता है कि बाहर से पानी लाना है तो ग्राउंड वाटर, कुआं, लोगों बोलो कुएं मत यूज करो, नहर यूज कर लो। नहरों में 2 दिखते हैं, अगर बिल्कुल हम परफेक्ट सिस्टम भी है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ब्यूरोक्रेसी सब कुछ भी है, नहर 24 घंटे तो चल नहीं सकती, 24/7 नहीं हो सकती ना, वो तो आएंगी 7 दिन आगे 10 दिन नहीं आई। वही बात है, हमारे बीज आजकल ऐसे, उनको तो इमीडिएट रिक्वायरमेंट चाहिए। तो दिक्कत क्या है, और उसमें फिर वही रोड़े साझे की चीज है, आदमी इंसान 2 में बीच में कोई चीज होगी, लफड़ा होगा ही, वो सारी चीजें। तो आदमी कन्वीनियंट है उसके लिए ग्राउंड वाटर, वो उस पर इन्वेस्ट कर भी चुका, नई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड वाटर उसके लिए एटीएम के जैसा है। सरफेस वाटर है, जो नहरें नदियां हैं, वो बैंक के जैसे हैं। पानी पैसा बैंक से ही एटीएम में आना है, एटीएम क्या अपनी खुद की अर्निंग नहीं है। लेकिन आदमी एटीएम में जाके खुश है, उसको लगता है फटाक से निकाल रहा है मैं के हिसाब से ना। या आप यूपीआई और अपना बैंक अकाउंट लगा लीजिए, पैसा आपके उसमें होगा तभी आप यूपीआई से खर्चोगे। तो ग्राउंड वाटर में तो तभी होगा जब रिचार्ज होगा वो। लेकिन आदमी उसके हाथ ज़्यादा कन्वीनियंट है, उसके कई रीजन है, जैसे मैंने बताया वो टाइमली नहीं आता, फलाना ढिमका। तो आपको इसके ऊपर ही लगाना पड़ेगा। इसके ऊपर लगाने के लिए दिक्कत ये है कि आप कैसे लगाएं, क्योंकि हमारे पास पहले होती थी नेचुरल रिचार्ज के सरफेस पे पानी बिखर गया, अब हर जगह तो खेती हो रही है। तो MAR करके एक चीज़ है, मैनेज एक्वीफर रिचार्ज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वही एक तरीका है, लेकिन कुल जमा बात ये है कि जो हमारे झोड़ हैं अगर उनमें पानी भरे, आर्टिफिशियल रिचार्ज में, मतलब रिचार्ज सॉफ्ट बोलते हैं, उनके थ्रू हो, या जो महेंद्रगढ़ में बहुत क्लासिक अच्छी चीज़ हुई, अभय सिंह यादव को इसलिए मैं कह रहा था चीज़, उन्होंने क्या किया, वो प्लस एक इंजीनियर हैं डॉक्टर सतवीर सिंह कादियान, जो EIC हैं, इंजीनियर इन चीफ हैं। तो ऐसे कुछ लोगों ने मिलकर, पॉलिटिकल विल थी, उन्होंने कहा कि नदियाँ खाली पड़ी हमारी। जो महेंद्रगढ़ में जो नदियाँ बहती थी, दोहान, कृष्णावती, वो सूख गई थी, क्योंकि उनका पानी अरावली से आता था, अलवर साइड थे। तो वहाँ पर जो भी हुआ एक बार के लिए, कहने वाला उन्होंने चेक डैम वगैरह बनाए, वहाँ का पानी वहीं रह गया। तो उन्होंने कहा नदियाँ खाली पड़ी हैं। नदियाँ टेक्निकली ग्राउंड वाटर का रिचार्ज पॉइंट है, वहीं से उनमें रिस्क जाता था। उन्होंने कहा यार मानसून में कोई भी पानी लेने को तैयार नहीं रहता, हर जगह ये होती है बाढ़ आगे बाढ़ होता है, सारा पानी अगर यहाँ पहुंचा दे, जो बंसीलाल ने सोचा था, अब सोचिए किसी ने किसी टाइम इन्वेजन किया था, दूसरा उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है 50 साल के बाद। वही एक किसी ने कटोरा दिया, अब दूसरा उसके लिए मांगने के लिए तैयार हो रहा है, वही है ना। नहीं वही ये पता ना, जिस आप मतलब नहीं उसी सेंस में, किसी ने कोई राज बना दिए तो घलने का हो गया ना। अगर उस टाइम नहरें बड़ी ही ना होती तो आज चाहे कहीं तक कोई इतनी हिम्मत नहीं करता, क्योंकि इतनी महंगी मतलब चीज है नहर बनाना, वो कोई हिम्मत नहीं करता कि यहाँ पर नहरें लेके जाएं। ये उनका इन्वेंशन था कि नहीं एक बार बना तो बिल्कुल ठीक बात है। तो उन्होंने क्या किया, नदियों में पानी छोड़ दिया। अब नदियों में पानी छोड़ा तो उनके जो भी 2-4 किलोमीटर का दायरा था उसमें कुएं में पानी आना लगा। तो कहने का मतलब अलग अलग फॉर्म है, कई जगह जोड़ों के थ्रू हो सकता है, कहीं सूखी नदियों के थ्रू हो सकता है, कहीं रिचार्ज वेल के थ्रू हो सकता है, अबेंडेंट वेल है उनके थ्रू हो सकता है। लेकिन हमें सप्लाई साइड जो है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। कहने का मतलब है खपत तो कम होएगी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन वगैरह से टाइम के साथ, लेकिन वो अगर हम बिल्कुल एफिशिएंटली कर भी लिया तो उसके बावजूद भी हमारी नीड ज़्यादा रहेंगी। तो हमें अपने जो जोड़ थे या सूखी नदियां हैं पुरानी वगैरह, उन पे ध्यान देके रिचार्ज पे ध्यान देना ही पड़ेगा। वो एलिमेंट है, फोकस में नहीं है पर आना चाहिए। तो चलो आर्यन, आप पूछना चाहते हो सर से कुछ? मेरा इसी से रिलेटेड था, मतलब चलो आप जो भी ओपिनियन हो, एक और क्वेश्चन तो चलो कैसे फ्रेम करता हूँ कि मतलब आज के टाइम पे, मतलब जैसे स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए, बट लाइक
2000s में वो ये भी बोलते हैं कि अब ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 आना चाहिए, जिसमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं। तो उसी तरीके से मतलब अब गवर्नमेंट के भी काफी इनिशिएटिव है कि मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के लिए। सिक्किम तो एक तरीके से ऑर्गेनिक स्टेट भी बन गया है। तो हरियाणा या पंजाब जो स्टेट जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया और एग्रीकल्चर एक बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूटर है आपकी इनकम में, वहां पे जब आप एक तरफ बात करते हो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की, दूसरी तरफ क्या ये फिजिबल ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जैसी चीजें, जो उसी मात्रा में उनकी इनकम को कंट्रीब्यूट कर पाए और मतलब सस्टेनेबिलिटी भी प्रोवाइड कर पाए? बिल्कुल। आपने कहा हो सकते हैं, तो मेरा जितना निजी है, क्योंकि मैं एग्रोनॉमिक्स से नहीं हूँ, पर मेरी जितनी समझ है, जो मैंने काम किया है, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन मेरा मानने का तरीका एक अलग है। उसमें दो वजह हो रही हैं। आज से 5-7 साल पहले हमारे यहाँ मिलेट इतना पॉपुलर नहीं था। हमारे यहाँ कहने का मतलब जो टिपिकल अर्बन मिडिल क्लास है उसमें नहीं था। उसके लिए अगर मैं मेरे ही पहले की जनरेशन, मेरे फादर की जनरेशन देखूं या पेरेंट्स की जनरेशन देखूं, उन जनरेशन में फीड करना इंपॉर्टेंट चीज़ थी। मेरे को बेटी हुए 2 साल पहले, हम इस मूड में हैं कि यार पैसा 2 लगा देंगे लेकिन अच्छी चीज़ मिले। दूध सस्ता ज़रूरी नहीं है यार, कोई बढ़िया दे दे, बिना मतलब उसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल हो या ऑर्गेनिक टिपिकल मिल जाए। दिक्कत क्या है, जब मिडिल क्लास इंडिया में बेस बड़ा हो रहा है, सर्विस सेक्टर बूम कर रहा है, मिडिल क्लास की, और ये मतलब मेरा अपना नहीं है, ये मतलब है, मतलब इस्टेब्लिश लिटरेचर से आ रहा है, मिडिल क्लास बढ़ रहा है और मिडिल क्लास के पास इनकम भी बढ़ रही है, तो उसका परचेजिंग पावर बढ़ी। आप एक चीज़ देखिए, आज के दिन हम में से जो टिपिकल अपनी जनरेशन है, अपने से 5-7 साल आगे पीछे जो भी है, साल में एक बार घूम के आना ऐसा हो गया कि वो तो मैंडेटरी है। तो टूरिज्म नई बूम है ना। पहले ऐसा होता था कि जिंदगी में कोई आदमी 2 बार 4 बार जा रहा, गया तो गया, नहीं भी गया काकड़े पार्क कहाँ, हकीकत। हाँ वही बात है, किसी ने गांव की सिम नहीं पा रही। आज के दिन ऐसा, क्योंकि वो क्या है, अफोर्ड कर पा रहा है, तो वो बूम आया। सेम वे में हेल्दी खाना जो है, आदमी कॉन्शियस हो गया है। चाहे मैं ये कह रहा हूँ वो किसी भी वजह से हुआ, चाहे उसका मीडिया का रोल है, चाहे मार्केट, कुछ लोग बोल रहे हैं मार्केट कर रहा है क्योंकि उसको मैनिपुलेट करनी है चीजें, ताकि वो सस्ते में मिलेट खरीदेगा, कई गुना में बेचेगा। लेकिन पॉइंट ये है कि जो मिडिल क्लास है, जो आने वाला मतलब बड़ा बेस है, जो अर्निंग बेस भी और जो खर्चा करने वाला बेस है, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ी है और वो विलिंग है कि मैं हेल्थ की तरफ जाऊं, क्योंकि उसको पता है डॉक्टर महंगा पड़ रहा है, तो वो चाह रहा है कि यार अगर मैं कुछ अच्छा खा के बच पाऊं तो मैं बचूं। तो जब वो डिमांड बढ़ जाएगी, एक टाइम पर पैडी की डिमांड थी ना, तो किसी ने पैडी उगाई धान के लिए, अब वो तो दूसरे उगा रहे हैं, आप जैसा कह रहे थे। तो हमारे वाले नीश की तरफ जा सकते हैं। वो नीश की तरफ क्यों जाएंगे, उसकी 2-3 वजह हैं जो मैं समझता हूँ, वो कोर एग्रोनॉमी से फिरते हैं। जब भी नीश की तरफ जाओगे तो आपके पास 3-4 साल का आपके पास मतलब एक है कि आपको वेट करना पड़ेगा, आज से एकदम चीज़ें नहीं होंगी। आप मान लीजिए वो नीश कुछ भी हो सकता है, वो आप है ना, मतलब गेहूं का भी नीश हो सकता है कि मैं बिल्कुल साफ सुथरे 306 नंबर या सरबती बढ़िया गेहूं दूंगा, उसका भी प्रोडक्शन आने में टाइम लग सकता है। या हॉर्टिकल्चर हो सकता है, या कोई भी और ऐसी जो भी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं एग्री प्रोडक्ट ना, वो तो वो 3-4 साल वेट कर सकता है। उसकी मेरी समझ में 2 वजह हैं। एक तो रिलेटिवली किसान बिल्कुल मरे पे नहीं है, मतलब इतना नहीं है कि साहब ये 6 महीने में कुछ नहीं आया तो कोलैप्स हो जाऊंगा। वो कुछ है मतलब मैं एक मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह की हम ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं उसको मार्जिनल किसान ट्राई नहीं करेगा, जो कि बड़ा तबका है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। दूसरा एक जो मेरी समझ है और जो मैं मेरी फील्ड पे अभी जो देख पा रहा हूँ, जिसके ऊपर मेरा ओपिनियन बदलना शुरू हुआ, पॉपुलर नोशन ये है कि साहब लैंड होल्डिंग घट रही है हरियाणा पंजाब में, पूरे देश में घट रही है। हकीकत है कि लैंड ओनरशिप घट रही है पर ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग बढ़ रही है, क्योंकि दिक्कत क्या है कि नंबर ऑफ जो फार्मर थे या न्यू जनरेशन फार्मर है वो नहीं रहे। मैं जैसा हम पहले बात कर रहे थे कि इस जनरेशन में ज़्यादा लोग सर्विस सेक्टर में आए, ज़मीनें तो उतनी ही हैं, करने वाले उतने बचे नहीं। तो हो क्या रहा है कि पहले किसी बाप के अगर 4 बेटे थे तो हो सकता है चारों ही खेती में हैं, अभी अगर 4 हैं तो उनमें से 2 खेती में, 2 नहीं है। जमीन तो 4 हिस्सों में बट गई, लेकिन जो उसको डवाड़ने वाले हैं, उसको करने वाले हैं, वो 2 ही बचे। तो टेंडेंसी बढ़ रही है। लेकिन इस टेंडेंसी में हरियाणा पंजाब की टेंडेंसी वर्सेस देश के किसी और इलाके की टेंडेंसी में फर्क इतना है, या लॉन्ग टर्म टेंडेंसी है। यहाँ जो माइग्रेट हो रहा है गांव से बाहर, वो ऐसे मतलब पैनिक में नहीं जा रहा है, वो डिस्ट्रेस माइग्रेशन नहीं, ऐसा नहीं है कि इस साल सूखा पड़ गया भागना पड़ेगा उसको, वो प्लान्ड करके जा रहा है। उसको बचपन से पढ़ाया गया, उसको ये कहा गया कि कामयाब हो जाए, नौकरी लग जाए, तो वो निकल रहा है और उसका गारंटी है उसको वापस भी नहीं आना। वापस से मतलब 20-25 साल तो नहीं आ रहा, और वो पैसा कमाता भी है वहां पर जाके। तो जिसने उसको अपनी जमीन दे रखी है साजे पे, या मतलब जो उसकी जमीन पे कास्ट कर रहा है, तो उसके पास एक बड़ी जमीन है, उसके पास लंबे टाइम के लिए है,
और उसके पास उस बंदे की फाइनेंशियल पावर है, वो उससे बोल सकता है देख यार इसमें ना 5 साल ये एक बगीचा लगाने सोच रहे हैं, क्योंकि मेरा और आपकी हिस्सेदारी है आधे आधे की, तो आप एक बार इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, उसके बाद उसी प्रोपोर्शन में चीजें आएंगी। तो उसके पास वो जो हम लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं, जो कैपिटल की बात कर रहे हैं, वो कैपिटल है। एक दूसरी कैपिटल और है, जो गांव में खेती में अभी बैठा है, वो बैठना नहीं चाह रहा था, वो भी बाहर आना चाह रहा था, उसका तुक्का लगा नहीं, मतलब हो सकता है मैं बाहर बैठा मेरी किस्मत ठीक थी, वो भी पढ़ लिख के चाह रहा था कि वो बाहर आ जाए, वो भी सर्विस सेक्टर में कुछ भी नौकरी कर ले, वो नहीं लगा। तो कहने का मतलब क्या है, उसके पास एक तो कैपिटल फाइनेंशियल कैपिटल है, उसके पास एक कैपिटल और है, वो सोशल कैपिटल प्लस जो उसके लिंक है। वो भी शाम को वही चीज देख रहा है जो मैं देख रहा हूँ लिंक्डइन पे या इंस्टा पे, उसका भी सेम तरह का एक्सपोजर है, सेम तरह की डिजायर है, सेम तरह के है ना ड्रीम्स हैं। तो अवेयर भी वो उतना है, पढ़ा लिखा भी है, तो वो नया कुछ ट्राई करना चाह रहा है। तो जब उसके पास पैसा है, जब उसके अंदर ये है कि यार मैंने पैसे खेती में फंस तो गया मैं अब, लेकिन मैंने पैसा कमाना है, उसके पास लंबे टाइम के लिए थोड़ी ज़्यादा ज़मीन है, ये सब सारी चीज़ें देख के और जब मार्केट की डिमांड देखते हैं, तो इसमें ये हाइपोथेसिस है कि शायद वो ट्रांजिशन करे। और जो आप बात कर रहे थे कि क्या फिर वो कैश मतलब एक तरह से जो प्रीमियम है या नीस है उसकी तरफ चला जाएगा, शायद वो जा सकता है। तो मतलब हो सकता है, और वो अगर वो जो नीस है वो वाटर सेंसिटिव क्रॉप्स हैं, मान लीजिए बाजरे का ही कुछ कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो वो फिर एनीवे मतलब अपने आप ही पानी के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसकी पॉसिबिलिटीज हैं और ऐसा दिख रहा है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हाइपोथेटिकल नहीं है, इसके लिए एविडेंस है, इसके लिए नंबर हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को। एक और सवाल है, थोड़ा सा लंबा है, और मतलब जैसे आप पॉन्ड्स पे या फिर जोड़ वगैरह इनको मतलब कैसे रिजुविनेट किया जाए, मतलब कैसे इनके थ्रू मतलब जो वाटर डिप्लीशन हो रहा है उसको रोका जाए, ठीक है, इस पे आप काम कर रहे हैं। पर इस पे एक तरीके से दो व्यू आते हैं, मतलब एक व्यू ये आता है कि मतलब जो स्टेट का अप्रोच रहा है कि अगर हम जेम्स स्कॉट की बुक पढ़े सीइंग लाइक स्टेट, तो उसमें वो स्टेट का अप्रोच ये रहता है कि एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी बनाई जाए जो यूनिफॉर्म हो और वो एफिशिएंट और इकोनॉमिक वे में काम करे, वो ऊपर से इम्पोज की जाती है लोगों पे। तो अगर आपको जोड़ को बचाना है या फिर उनको मतलब रेजुनेट करना है, तो स्टेट बताएगा आपको कि उसको कैसे किया जाए। ये एक अप्रोच होता है उसको रेजुनेट करने का। एक दूसरा होता है कि मतलब हर एक जगह की स्पेसिफिसिटी होती है, जिस तरीके से जोहड़ हरियाणा में रेजुनेट किए जाएंगे उस तरीके से राजस्थान में मे भी ना हो और सदर्न स्टेट्स में ना हो। तो मतलब अलग अलग तरीके से इस सिस्टम को हम मतलब देख सकते हैं, तरीका होता है देखने का। तो जब हम पॉन्ड्स की बात करते हैं या फिर जोड़ की बात करते हैं हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में, तो पहली बात तो ये कि जब टॉप डाउन पॉलिसी मेकिंग होगी जिसमें लोगों के साथ कंसल्ट ही नहीं किया जाएगा कि कैसे उसको बचाया जाए, तो वो क्या कभी कारगर हो सकती है जब स्टेट मतलब खुद ही एक पेट्रियार्कल या फिर मतलब बिग ब्रदर एटीट्यूड से लोगों को डायरेक्ट करे और कमांड करे? क्या उस तरीके से हमारे जोड़ बचाए जा सकते हैं, या फिर एक जो कम्युनिटी कंजर्वेशन का आइडिया होता है, मतलब आशीष कोठारी वगैरह कई लोगों ने इनको साइड पे किया है, वो अप्रोच बेटर रहेगा किस तरीके से, या उनका कोई दोनों का एक इंटरमिक्सिंग या कोई ऑल्टरनेट पाथ भी हो सकते हैं? आपने जो सवाल पूछा कि क्या स्टेट कर सकता है, बिल्कुल सिंपल वन वर्ड में कहें तो नहीं, अकेला नहीं कर सकता। लेकिन मैं आज के दिन ये कहने में भी हेजिटेंट हूँ कि अकेली कम्युनिटी कर लेगी उसको। कम्युनिटी करती थी पॉन्ड्स के साथ में, मतलब मैं थोड़ा वाइड करता हूँ इस चीज़ को ना, क्योंकि आपने कहा कि स्टेट का रोल और पानी का रोल, तो इसके ऊपर जो हाइड्रोलिक डिस्पोटिज्म है या ओरिएंटल डिस्पोजिशन जो है, विटफुगल वगैरह के जो काम वगैरह आया जो आर्ग्यू हुए, तो उनका यही मानना था कि साहब कोई भी शासन है ना वो पानी के सहारे चलता है या पानी उसमें यूज़ होता है, मतलब वो है ना कैनाल्स के सहारे नदियों को कंट्रोल करके आप चीज़ें रेगुलेट करते हो या स्टेट को गवर्न करते हो। लेकिन इरफान हबीब ने ना कहते हुए ये बात कही, उन्होंने अपने पहले पेजों में लिखा कि मैं ये आर्ग्यू नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा है, पढ़ने वाला अपने आप इंटरप्रेट करे। लेकिन उनकी चीज़ ने एस्टेब्लिश किया कि खासकर मुगल टाइम की बात हो रही थी मतलब उसमें, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर पानी के ऊपर ऐसी कोई स्टेट का नहीं रोल था, मतलब ऐसा नहीं था कि मुगल्स का कोई बहुत ही सेंट्रलाइज तरीका था कि वो पानी के सहारे चीज़ें रेगुलेट कर रहे थे, या उनका पानी में या खेती में इस तरह का कोई खास रोल नहीं था। वो जो भी लगान आ जाता था ले लेते थे, उनका और तरीके हजार थे, लेकिन पानी का दरिया नहीं था। तो जब नहीं था तो इंटरेस्टिंग बात है कि वो जोहड़ जो बने हैं, क्योंकि अगर मैं अनुपम मिश्रा जी के नंबर कोट करूँ तो वो तो बोलते हैं कि अमूमन एक गाँव में 5 से 6 जोड़ थे। हमारे पास अभी एक 1880 का डाटा सेट है, सर्वे ऑफ इंडिया के मैप्स हैं, वो भी यही बात बता रहे हैं कि हर गांव में 5 से 7 से 10 के एवरेज में निकल कर आ रहे हैं जोड़। तो ये बात थी कि जब स्टेट का रोल नहीं था तो वो बना कौन रहा था, कौन ये सब कर रहा था, तो वो कम्युनिटी कर रही थी। तो जो टिपिकल हम विलेज रिपब्लिक के नोशन के साथ में जीते वैसा था
कि स्टेट ने ही मतलब सॉरी कम्युनिटी ने ही उनको बनाया, उनको संवार के रखा, जो हम पहले ही बात कर रहे थे वो सारी चीजें थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, एकदम क्या आप दोबारा कम्युनिटीज को करेगी? अगर हम मतलब ओस्ट्रोम एक है, बाकी भी रॉबर्ट वेड का भी उस पर काम है, बाकी लोगों का भी, बहुत लोगों ने सेम चीज कही कि जब कोई भी कम्युनिटी अपनी डिपेंडेंस या नीड नहीं समझती किसी चीज को, तो हम उसको प्रिजर्व नहीं करते। मतलब उसको मैं इस तरह से कहूँ, मैं मेरी मतलब इंटरप्रिटेशन ये है कि एसोसिएशन वर्सेस यूटिलिटी का फॉर्मूला, कि अकेला जो आपने एक बार मनोहर लाल खट्टर की भी बात की कि जो उनका पॉलिसी था, हमारा ये था कि साहब हमारी धरोहर है कि इस एसोसिएशन से हम कोई चीज को बचा लेंगे, ये सोच के कि वोटर हेरिटेज है बचा लेंगे, नहीं। कम्युनिटी को या किसी भी इंडिविजुअल को जब तक उसमें अपनी कोई यूटिलिटी मतलब नीड ना दिखे उसमें कि कोई यूज हो रहा है, तब तक वो अकेला एसोसिएशन के दम पे नहीं बचाएगा। अभी कम्युनिटी के साथ में क्या हो रहा है, उनको जोड़ों के साथ में डायरेक्ट कोई भी नीड नहीं दिख रही। अगेन थोड़ा सा वाइड करता हूँ सर, एक मिनट में रोक रहा हूँ, अब मैं भूल जाऊंगा, बाद में आप इसको कंप्लीट करना। आजकल एक चीज और भी हो रही है कि आजकल गाँव का जो गंदा पानी होता है और जो गाँव में जो गलियों में जो ड्रेनेज सिस्टम बन रहे हैं, तो वो गंदे पानी का यूटिलाइजेशन नहीं, मतलब गंदे पानी को वो जहाँ पे छोड़ते हैं वो जोड़ में जोड़ रहे हैं, उसी मतलब उसका तो इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, आप कंटिन्यू करिए। इसी बात पे आऊंगा, इस पॉइंट पे एक बार वहीं से करके। तो आइडिया पहले क्योंकि यूज था तो कम्युनिटी संभालती थी। आज के दिन अगर हम जो बात था कि टॉप डाउन बॉटम अप में ना, तो टॉप डाउन तो नहीं हो सकता, उसमें मैं एक्सप्लेन भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज जो इतनी डिसेंट्रलाइज है, इतने नंबर्स में है, अकेला स्टेट उसको मॉनिटर नहीं कर सकता, उसको आपको पार्टिसिपेटरी करना ही पड़ेगा, आपको मिक्स करनी पड़ेगी। लेकिन ये आइडिया कि सब कम्युनिटी बचा लेगी, इसमें भी दिक्कत है आज के दिन, क्योंकि ये यूटोपियन हो गया, क्योंकि जो बात बताई उन पर नीड नहीं है। नीड नहीं है को आप ऐसे देखिए कि पहले भी ड्यूल नीड थी जोड़ों की, एक विजिबल एक इनविजिबल। विजिबल ये थी कि लोग जाके पानी पी रहे हैं, पशु पानी पी रहे हैं, जो भी डायरेक्ट थी। एक लोग थी, लोगों को पता था पर दिखती नहीं थी, वो थी कि वो जोहड़ से भी ग्राउंड वाटर में पानी जाता था। कैसे? वरना तो जोहड़ों के किनारे कुएं क्यों थी, कुएं क्यों थे? तो उनको पता तो था ही जोहड़ ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहे हैं, पर वो नीचे अपने आप हो रहा था तो ज़्यादा देखा नहीं। लेकिन जैसे ही जो विजिबल नीड खत्म हुई तो इनविजिबल भी खत्म हो गई, उसके कई तरीके हैं जो भी बात हुई। तो उनको आज के दिन डायरेक्ट नीड नहीं है, उनको ये मानना कि साहब जोहड़ के पानी से हमारे गांव का ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, उनके लिए बहुत दूर की बात है ये। लेकिन अगर हम जो आपने बातें की इन दो के बीच में कहां पर है, अगर स्टेट अपने इंटरवेंशन से जोहड़ों को मैं कई बार ये बात करता हूं कि जैसे आप ये देखिए कि ग्राउंड वाटर कम्युनिटी मैनेज कर सकती है। ओस्ट्रोम प्लस जितने भी बड़े स्कॉलर है वो ये मानते हैं, हर कोई ये मानता है कि पार्टिसिपेटरी से हो जाएगा, कम्युनिटी ग्राउंड वाटर मैनेज कर सकती है। कम्युनिटी ने करके भी दिखाया है, हार्ड रॉक एक्वीफर्स में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गुजरात के केस अपने यहाँ नहीं हुआ। अटल जल सेम मॉडल पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के फॉर्म पे आया और हरियाणा में कोलैप्स हो गया। मैं बिल्कुल कोलैप्स कह रहा हूँ विदाउट एनी कोटेड, मतलब कुछ भी इफ एंड बट नहीं है, कोलैप्स हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कलेक्टिवाइजेशन का फॉर्मूला ही अलग है। वो समाज जो एक चीज के लिए कलेक्टिवाइज हो रहा है दूसरे के लिए नहीं हो रहा, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए कलेक्टिवाइज नहीं हुआ, वो उसकी अलग अलग वजह थी। कुल मिला के बात यह है कि अगर स्टेट उस जोड़ को रिवाइव कर दे और ये एस्टेब्लिश कर दे कि इससे रिचार्ज हो रहा है, तो वो उसको गंदा नहीं करेगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट आज के दिन जोड़ नहीं है, उसका कुआं है। अगर उसको ये पता चल गया कि झोड़ गंदा करने से मेरा कुआं गंदा हो रहा है, या झोड़ में पानी नहीं आने से मेरे में कुएं में रिचार्ज नहीं होगा, तो वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि फिर उसको उसका विजिबल इंपैक्ट दिख रहा है, उसका डायरेक्ट एसोसिएशन है, वरना नहीं है। तो आंसर ये है, ना स्टेट ना कम्युनिटी। कम्युनिटी के ऊपर रिलाई करना यूटोपियन आइडिया आज के दिन, ऑनेस्टली कह रहा हूँ, बहुत हम मतलब अब बहुत हाई मोरल बात है। हाँ, और वो सब सारी नीड पूरी हो चुकी है तब वो उसके पास और उसके इंटरनली भी इतने रास्ते हैं, मतलब जिनको हम क्या बताएं। लेकिन कुल मिला के दोनों का जो मिक्स है कि उसमें जब एसोसिएशन हो जाए और फिर कम्युनिटी लेड अगर कोई भी उसके ऊपर इंस्टीट्यूशन जैसे बाराबंदी वगैरह के इंस्टीट्यूशन है वो काम करें, तो उसमें रास्ता निकल जाएगा। लेकिन ये सब जो कहानी के बीच में है, एक चीज अड़चन है, वो जो आप कह रहे थे कि जैसे ही कम्युनिटी की वाटर बॉडी से नीड हुई, उन्होंने उसको वेस्ट बॉडी मान लिया। दिक्कत क्या हुआ, गांव में पानी की खपत बढ़ गई। अब ये था, पानी कभी गांव ड्रेनेज के गांव में सीवेज लाइन तो डिजाइन हुई नहीं थी, या मतलब एक तरह से गंदी पानी की नाली बोलते हैं। उन्होंने कहा यार कहीं तो भेजें उसको, तो उन्होंने कहा यार वो खाली पड़ा है जोड़, कोई तो गड्ढा चाहिए था। तो पंचायतों ने उस तरफ रुख कर दिया उसका, मतलब पंचायत से मतलब जब भी काम हुए। तो आज के दिन झोड़ ऐसा नहीं है कि सूखे पड़े बस पानी भरना है, उनमें एक दिक्कत है ये भी वेस्ट वाटर की। और हम मतलब जो पूरा लार्जर डिस्कोर्स था उसमें बात नहीं की, लेकिन कोई मेरे से पूछे
तो अगर हरियाणा पंजाब के 3-4 बड़े मुद्दे हैं तो उनमें एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वेस्ट वाटर जो गांव से जनरेट हो रहा है वो बहुत ज्यादा। करोगे क्या उसमें? वजह है करोगे क्या? अगर हम तो दिल्ली का भी नहीं कर रहे, हम दिल्ली में बैठ के बात कर रहे हैं, वहीं का ट्रीट नहीं हो रहा। लेकिन कई बार ये है कि जो STP वगैरह है, जो मैकेनिकल ट्रीटमेंट है, उसको चाहिए एक बड़ी अमाउंट। वो कस्बे में लग सकता है, शहर में लग सकता है, क्योंकि उसको एक बड़ी अमाउंट आएगी तभी वो फाइनेंशियली वाइबल हो। गाँव तो छोटे छोटे हैं। हरियाणा में 7-7.5 गाँव हैं, हर गाँव के साथ मिनिमम एक तो है ही, किसी गाँव में 2 भी हैं, मतलब गंदे झोड़ हो गए हैं जो। तो 8-10 हज़ार यूनिट पे STP भी नहीं लग सकता छोटे पे। ऐसा भी नहीं उनमें से सबको इकट्ठा करके कहीं पंप करो, वो भी वाइबल नहीं है। तो आपको लोकलाइज है ना सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। उनमें से कुछ मैकेनिकल भी हैं, कुछ मतलब NBS जिसको बोलते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस भी हैं। तो ये बहुत बड़ी एक मतलब सरदर्द है जिसका रास्ता दिख नहीं रहा है और वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वांटम में देखें यूनिट छोटे छोटे 1-1 हेक्टेयर के 10,000 हैं, पर 10,000 पौंड हैं जो गंदे हैं, और ये गांव का जो वेस्ट वाटर है वो बढ़ता ही जाएगा। अब मैं डाइवर्ट हो रहा हूं, पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, खासकर हरियाणा पंजाब भी हम लोग बहुत मतलब दोनों ही तरफ का इंडिया पाकिस्तान का जो एरिया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, और हम बहुत इस बात पे वो करते हैं कि साहब बहुत ही मतलब रिच सिविलाइजेशन थी, बाद में कोलैप्स हुई। उसकी एक बहुत ही सबसे बड़ी साइट है वो राखीगढ़ी में है। राखीगढ़ी साइट बहुत पॉपुलर हुई और पूरा ही इंडस वैली का ना मतलब ये आर्ग्यू किया गया कि उनका सब पानी का सिस्टम बहुत बढ़िया था। मतलब ये बहुत बहुत सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है, वाटर टैंक वगैरह। तो राखीगढ़ी में नालियां वगैरह ना इंटरेस्टिंग है। अब मैं आपसे शुरू करता हूँ, आपने बहुत सवाल पूछे ना कि मतलब जस्ट टू बिल्ड द आर्ग्यूमेंट ना, क्योंकि हम गंदे पानी की बात कर रहे हैं और हम पास्ट से क्या सीख सकते हैं। हम आज के दिन ये कह रहे हैं कि गंदा पानी इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे घरों पे नलके हो गए। तो राखीगढ़ी में जो साइट मिल रही है उन घरों में तो कुएं थे अपने, हर एक का इंडिविजुअल अपना कुआं था। उनके अपने बात के लिए वो भी थे जो मतलब चबूतरे टाइप में, तो वो नहाते भी थे। और घरों में ही स्कॉलर्स का ये मानना है कि लेटरिन भी थी, वो टॉयलेट भी वहीं जा रहे थे मतलब ना। तो कहने का मतलब ग्रे वाटर ब्लैक वाटर सब वाटर था उनके पास में, और उनकी नालियां भी थी। तो जब उनके घरों में पानी जनरेट हो रहा था तो पानी कहीं तो जा ही रहा था। तो पानी कहाँ जा रहा था? क्योंकि अगर वेस्ट वाटर तब भी था तो इस पे कोई खास मत है नहीं, क्योंकि हाउस होल्ड यूनिट तक तो एनालाइज है, उसके बाद नहीं हुआ है। लेकिन जितना है उसके हिसाब से क्या है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, मैं ही बता रहा हूँ मतलब ना, मतलब जस्ट टू बिल्ड नहीं पता, नहीं बिल्ड नहीं मतलब जस्ट टू मेक एन आर्गुमेंट ना कि क्या सीख सकते हैं। जब हम ये बोल रहे हैं इतनी बढ़िया हैबिटेशंस थी हमारी, इतनी बढ़िया साइट थी, हम इतने मैच्योर थे उन दोनों में, तो यार वो कुछ तो करते होंगे ना। जब उनके घरों में कुआं था तो पानी ज्यादा ही, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, तो उनका कुछ तो होगा ही। उनके यहाँ कहीं पर भी ये नहीं मिलता कि गांव का कोई एक बड़ा जोड़ था सब पारा गंदा हो रहा था, कोई साइट नहीं मिलती। उनके पास बाथ टब मिलते हैं, बड़ी बाथ की साइट मिलती हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर मिलते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं हो रहा कि ये सारी जो कच्ची जो नालियां थी ये कहीं जाके ड्रेनेज किसी एक में गंदा पानी हो रहा है। इंस्टेड क्या मिल रहा है कि हर एक 5-8 घर के बाद एक सोक पिट टाइप मिल रहा है, मतलब ग्रिड में ना। जितना लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर ज्यादा काम हुआ नहीं है क्योंकि भाई हैबिटेशन लेवल पे चीजें हुई, पूरा थोड़ा होता है लिमिटेड जिस तरह से एक्सप्लोरेशन हो रही सारी बातें हैं। लेकिन उसमें जो चीज एक मिल रही है वो ये है कि 5-6 घरों का एक सोक पिट है, तो वो जो पूरी ड्रेनेज लाइन है उसका स्ट्रॉम वाटर है, जो बारिश का पानी तो सीधा जाता होगा क्योंकि वो ज्यादा गिरता है, बाकी जो पानी है वह 5-8 घरों में एक जगह पर सोक पिट है, वहां पर वो सेटल हो रहा होगा, उसी में सोक हो रहा होगा। और जब वो सोक हो जाएगा पानी, तो पानी नीचे चला गया, उसमें ऐसा जो भी है गंदगी वहीं बैठ गई, जैसे पहले कुएं खाली करते थे वो साफ कर दी। ये बात वहां मिल रही है, 3,000, 3,500, 4,000 जो भी नंबर हम साल ले लें। यही बात CSC है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, सुनीता नारायण और ये लोग जो काम करते हैं वेस्ट वाटर में, आज के दिन ये भी आर्ग्यू यही कर रहे हैं कि साहब जब तक आप डिसेंट्रलाइज करके कम्युनिटी का नहीं मैनेज करोगे छोटे छोटे लेवल पर ना, क्योंकि उस वेस्ट में कुछ है भी नहीं। आजकल तो क्या बोलते हैं डिटर्जेंट वगैरह आ गए, वरना तो ज्यादातर किचन का ही वेस्ट है, हम नहाए हैं वही पानी है। वो क्वांटम जब बड़ा हो जाएगा तो मिक्स होकर बड़ी सरदर्दी बन रहा है। लेकिन अगर छोटे छोटे गड़ी नुकड़ लेवल पर ही उसको अगर हम मतलब है ना सोक पिट में डाल के उसमें से जो भी गलने वाली चीज है उसको अलग कर लिया, मतलब उसको कर रहे हैं तो मैनेज हो रहा है। तो पास्ट में से वो पोटेंशियल है हमें समझने का। पर ये यार ये होने वाली चीज लग तो नहीं रही, क्योंकि लोग भी और सरकार भी कोई सिंसियर नहीं है नहीं। इसमें दिक्कत ये है ना, इसमें मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और जहाँ मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, जहाँ कॉन्ट्रैक्टर नहीं है वहाँ कंक्रीट नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन जाता है, वो तो कोई जब विल हो तो आदमी वही, हाँ वही सारी कहानियां हैं। लेकिन काम नहीं होता। बात ये है कि
जो ये बात है कि वेस्ट वाटर वाले और जो जोड़ों में जा रहा है, ये बहुत ही बड़ा बोटलनेक है और ये चीज़ बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बढ़ रहा है। हमारा लाइफस्टाइल में कितनी चीज़ें हैं जो मतलब हम वॉशिंग मशीन पहले तो यूज़ नहीं कर रहे थे ना, डिटर्जेंट पहले तो यूज़ नहीं कर रहे थे, हम शावर नहीं ले रहे थे। जैसे पहले मतलब बहुत गाँव में आपने सुना होगा कि जो आदमी बूढ़ा नहाता था ना, उसी पानी से धोती धो लेता था और उसी से अपने पोते को नहला लेता था, मतलब बच्चों को, कि वो लिमिटेड पानी होता था, सर पे लेके आना पड़ता था पानी। लेकिन हम तो राखी गढ़ी की बात कर रहे हैं जहाँ सर पे नहीं लेके आना पड़ता था, घर में ही कुआं था, तो वो जनरेट तो करते ही थे। तो मतलब बात ये है कि उस पार्ट्स में पोटेंशियल तो है चीज़ें देखने का, मतलब किस तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में देखते हैं तो वो चीज़ है। लेकिन हाँ, वही बात है जो हम बात कर रहे थे, स्टेट संभालेगा कि कम्युनिटी संभालेगी, उनके दोनों के बीच में एक चीज़ खड़ी हुई है कि वो जोड़ गंदे हैं। हाँ जी। और एक और पूछ लेता हूँ आपके, क्लाइमेट चेंज का जैसे हम देख रहे हैं कि मतलब लास्ट के सालों में एग्रीकल्चर और मतलब ये जो मतलब वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, इन पे काफी स्टडी भी हो रही है कि एक तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि कई सालों में तो एक आध साल ज्यादा बारिश हो जाती है, बहुत ज्यादा, बट वो बारिश भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती, वो मतलब कोई एक पर्टिकुलर मंथ में ज्यादा हो जाती है, या फिर मतलब जब एग्रीकल्चरल नीड होती है तब नहीं होती, जब मतलब जैसे हार्वेस्टिंग के टाइम पे एकदम से अचानक से बारिश आ गई तो मतलब कोई काम की भी नहीं है। तो मतलब मैं ये पूछना चाह रहा थी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, अगर आपने कोई स्टडी वगैरह पढ़ी हो, तो जो पंजाब और हरियाणा का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है और जो मतलब वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जो पॉन्ड जोड़ी वगैरह ये सब है, इन पे क्या फर्क पड़ सकता है? थैंक यू फॉर दैट। मैं 2-3 चीज़ें रेफर करूंगा। एक तो IMD की पिछले 30 साल की रिपोर्ट है, मतलब वो अब रूटीन में निकालते हैं कि पिछले 30 साल में रेनी डेज, पानी की जो बारिश की इंटेंसिटी है, टोटल वॉल्यूम है, उसमें क्या कुछ फ़र्क आए हैं। साथ में कुछ पीयर रिव्यूड और हैं जो रिमोट सेंसिंग बेस्ड जो मतलब डाटा कलेक्शन है या इंटरप्रिटेशन है मेजरी का। 2-3 चीज़ें निकल के आ रही हैं हमारे यहाँ। टोटल वॉल्यूम नहीं घट रहा बारिश का हरियाणा पंजाब में, ऐसा नहीं है कि पहले 400 mm थी वो एकदम घट के 300 हो गई है, वो स्लाइटली हाइयर ही साइड जा रही है, घट तो नहीं रही है। पहली बात ये बात सही है कि जो रेन डेज हैं वो घट गए हैं, पहले ज़्यादा थे अब कम हो गए हैं और इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो एक तो ये चीज़ हो गई है। क्लाइमेट चेंज से, बारिश से पर एक चीज़ है टेम्परेचर। गर्मियाँ जल्दी आ गई, लेट चली गई, सर्दियाँ जल्दी शुरू हो गई, जल्दी ख़त्म हो गई, टाइप ये सारी चीज़ें हैं। ये एक चीज़ हो रहा है और जो ड्यू है, ओस है, उसके ऊपर भी पैटर्न में फ़र्क हुआ है। अब ये सारी चीज़ें हम तो खेती और पानी की बात कर रहे हैं, उसके लिहाज में देखते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्या है। जैसे मान लीजिए गेहूँ है, गेहूँ के साथ में ये है कि उसको जो उसका पकेगा वो गर्मी से ही पकेगा, इसीलिए मतलब होली के लगभग बाद में जब गर्मी पड़ती है तो वो पकना शुरू होता है, फिर काटते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए फरवरी में ही गर्मी शुरू होगी, जो कई कई सालों में हो रही है, जो हम बात कर रहे थे, तो क्या होगा, उसी टाइम पर पकना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर उस टाइम पर गेहूँ पकना शुरू हो गया तो उस टाइम दाना तो बना नहीं, वो छोटा है, तो किसान को सरदर्दी होगी। तो उसको रोकने के लिए क्या करेगा, जैसे हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, पानी लगाएगा। तो जहाँ गेहूँ में मान लो 6 पानी लगते थे या 4 लगते थे एरिया टू एरिया, अब उसको एक एडिशनल पानी लगाना पड़ेगा। तो क्लाइमेट जैसे टेम्परेचर का, जब टेम्परेचर, क्योंकि हमारा बीज जो है वो तो इस हिसाब से बना है कि ये मान के कि मौसम ऐसा ही रहेगा, इस महीने में लगेगा, इस महीने तक रहेगा, 120 दिन इतनी धूप होगी, इतनी सर्दी होगी, गर्मी होगी। अब वो जब उसमें चेंज आएगा तो आपकी पानी की डिमांड बढ़ गई, आपको रेगुलेट करना है। तो इस तरह से लोड बढ़ रहा है। दूसरी एक और चीज़ उसमें, जब भी टेम्परेचर वेरी करेगा या बारिश बेवक्त आएगी तो बीमारी आएंगी, तो आपको पेस्टिसाइड अप्लाई करना पड़ेगा ज़्यादातर ना। पेस्टिसाइड के हाथ में वही दिक्कत है जो हम पहले बात कर रहे थे, पानी का रोल ग्रीन रेवोल्यूशन में क्रॉप की रिक्वायरमेंट के साथ साथ फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स को घोड़ने में भी, जैसे हम दवाई खाते हैं पानी के साथ में ताकि वो चली जाए, उसमें घोड़ने में भी है। तो जैसे उसको अगर लगानी पड़ गई खाद वगैरह कुछ दोबारा से, या दवाई छिड़कनी पड़ गई, तो उसको फिर से पानी मारना पड़ेगा, तो वो नीड होगी उसकी। इसी तरह रेनी डेज का है, इंटेंसिटी एकदम बढ़ती है, तो जैसे इस बार देखा हमने बहुत नुकसान हुआ। लेकिन वही है, जिस टाइम पर उसको फसल तैयार करनी थी, पड़े करनी थी, तब नहीं हुई, उसके बाद होगी, पहले हो गई। तो वो टाइमिंग की वजह से अब ऐसे है, क्योंकि बीज एक तरह से फिक्स है, उसका ड्यूरेशन तो ये सब इस वीक में लगा लीजिए, वो तो जो दुकान वाला आपको बेचेगा या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो तो कह देंगे इस महीने की इस टाइम पे लगना चाहिए। लेकिन उस टाइम पर मौसम वेरी हो रहा है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए पानी की डिमांड बढ़ रही है। ये है मतलब नेगेटिव साइड में कहें। एक शॉर्ट टर्म पॉजिटिव जो दिख रहा है, जो लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारे लिए नेगेटिव ही होगा, वो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग से हम सब जानते हैं ग्लेशियर मेल्ट बढ़ रहा है, तो जब मेल्ट होगा तो पानी हमारे लिए ज़्यादा आएगा, मतलब ऑन एन वेरी लाइटर साइड। लेकिन उसका दुख है वो कितने दिन आएगा, 20 साल 50 साल मर जाएंगे, 50 साल के बाद वो फिर वो ख़त्म हो जाने हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म समझो तो उसका भी नुकसान ही है। लेकिन
एक बिल्कुल ऑन द साइड नोट की जो हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं ना, लॉन्ग टर्म ज़्यादा देख कौन रहा है? एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं ऐड करना चाह रहा हूँ ना। कई बोलते हैं कि यार महाराष्ट्र में भी, कर्नाटक में भी ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है और हमारे भी यहाँ, तो हमारा और उनका ऐसे फ़र्क क्यों है? उनमें और हमारे में ऐसी क्या चीज़ है जो मतलब ना, क्यों उनके फॉर्मूले हमारे यहाँ काम नहीं कर रहे? उन्होंने तो बहुत बढ़िया काम किया ग्राउंड वाटर पे, मतलब कई सालों की उनकी लिगेसी है काम की। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि हमारे जब हम बोलते हैं ना, कई बार ये बात होती है ना, अवेयर कर दो कम्युनिटी को कि देख सब पानी खत्म हो जाएगा। हमारे ये बात तो गारंटी है एकदम, तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि आज पता चला कल हो रहा है, डिप्लीट ही हो रहा है। हम पिछले 20 साल से सुन रहे हैं, तो हम प्रिपेयर होने का मौका दे रहे हैं उसको, कम्युनिटी को, और वो हो भी रही है। जैसे मैं जब से पैदा हूँ मैंने हमेशा ही सुना है भाई देख खेती में कुछ नहीं है, और उनका खेती में कहने के पीछे एक तो इनकम है, साथ में ये भी है कि पानी की भाई ना, कि अब तक किस दिन खत्म हो जाए। हर जगह यही है कि तुम निकल जाओ खेती से, लेकिन वो खेती उनको उस दिन कमा के दे रही है। वो काफ़ी ठीक बढ़िया अर्न कर रहा है, तो वो मुझे बढ़िया स्कूल में डालेगा। बढ़िया से मतलब है सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं है तो प्राइवेट में आदमी चाहे लोन लेके डाल रहा, पढ़ा तो रहा है। तो वो नेक्स्ट जनरेशन को प्रिपेयर कर, जिसका उसको डर दिखा रहे हैं ना फ्यूचर का, वो कह रहा है वो फ्यूचर मेरे लिए रेलिवेंट ही नहीं है। तुम मेरे फ्यूचर दिखा रहे हो कि खेती नहीं होगी, मैं खेती करना ही नहीं चाह रहा, वो फ्यूचर मैं चाह ही नहीं रहा जिसका डर दिखा रहे हो। मैं तो मेरी जनरेशन को रेडी कर रहा हूँ कि वो निकल जाए यहाँ से, भाग जा। लेकिन उसके भागने में क्या फ़र्क है? उसको भागने के लिए 10 साल 20 साल का प्रिपरेशन टाइम है। ये महाराष्ट्र में नहीं है। महाराष्ट्र में क्या है, हमारे एक्वीफर्स को कई बार हम एक्सप्लेन करते हैं तब बोलते हैं बाथ टब एक्वीफर है। एक बड़ा सा एक्वीफर है, बहुत बड़ा, उसमें बहुत पानी भरा हुआ है। उनके एक कार्टन है, हमारे यहाँ एक है पर बहुत बड़ा है। उनके एक कार्टन है, छोटे छोटे हैं। तो छोटा है तो जल्दी खाली हो जाएगा, लेकिन अच्छी बात है जल्दी भर भी जाएगा ना। तो उनके, इसीलिए आप कभी किसी महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, एमपी के कुछ इलाके हैं, आंध्रा के कुछ इलाके हैं, रायलसीमा वगैरह बात करोगे तो ये चीज़ आपको बताएंगे कि उनके है ना हर साल कुआं सूख जाता है, हर साल भर जाता है। हमारा अगर एक साल भर गया, क्योंकि हमने तो 50 सालों में खाली किया, वो हो सकता है 100 साल में दोबारा भरे, हमारा बड़ा है। तो उनके यहाँ क्या हो रहा है, हर साल खाली हो रहा है। तो उसको 6 महीने पहले पता चल रहा है इस बार मानसून अच्छा नहीं, इस बार सूखा पड़ेगा, तो बेचारा डिस्ट्रेस में माइग्रेट करके जा रहा है। मतलब, और तो डिस्ट्रेस में जब वो करेगा तो प्लान नहीं गया, तो जाके मजदूरी करेगा, उसने जाके अफसर तो लगना नहीं है। और वो इस उम्मीद में है कि अगली साल अगर मौसम ठीक हो गया तो मैं दोबारा आ जाऊंगा। तो वो मतलब एक तरह से जिसको बोलते हैं ना दिहाड़ी वाला मजदूर है डेली के बेसिस पर, तो वो ऐसा प्रिपेयर नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए वहां का अलग है, क्योंकि वहां का जैसे अपना है ना, बारिश कम ज्यादा होने से अपने वाटर लेवल में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं दिखता, क्योंकि वो बहुत नीचे और बहुत बड़ा है। तो बहुत ज्यादा बारिश भी होगी तो इंच भर का फर्क है। उनके यहाँ बारिश से पूरा भर जाता है 30-30, 40-40 फीट। क्योंकि एक चीज समझिए, हमारे सारा रेत है, तो रेत जिस तरह से पानी सोखती है, उनका है पत्थर, मोल्टन जिसको बोलते हैं ना, लावा का एक तरह से, बिल्कुल इस तरह से। तो उसके अंदर नहीं, उसके क्रैक क्रैक में पानी भरा है, तो वैसा है। तो इसीलिए दोनों जगह का, कई बार बोल देते हैं साहब वहाँ का ग्राउंड वाटर में डिप्लीशन था, उन्होंने कम्युनिटी के साथ में ये कर लिया, वो कर लिया, वाटर शेड पे काम कर लो, चेक डैम बना लो। वो जितने फॉर्मूले हैं हमारे यहाँ काम नहीं हो रहे हैं। हमारा एक्वीफर अलग है बायोफिजिकली, हमारी कम्युनिटी का सेटअप अलग है, वो रिस्पॉन्ड अलग से कर रहे हैं। तो उनको अवेयर करना आसान है। ये कहना देखो इस बार अगर जैसे पानी फाउंडेशन का काम था, आमिर खान का, बहुत बढ़िया काम किया। उन्होंने बढ़िया किया, देखो यार इस बार नहीं करोगे ना तुम्हारा अगला साल ये हो जाएगा। लेकिन उनको था इस साल जब वो करते थे तो अगले साल रिजल्ट दिखता था। इस साल समर में काम किया, मानसून आया, मानसून में पानी रुक गया, उनके कुएं भर गए, हाथों हाथ रिजल्ट मिल रहा है। और हाथों हाथ उनको ना करोगे तो पनिशमेंट भी मिल रही है। हमारे वालों को रिजल्ट भी 20 साल में मिलेगा, पनिशमेंट भी 20 साल में। वो कहेगा 20 साल में तो मैंने रखना ही नहीं बच्चे। जो तुम अभी अटल जल का ही मैं एक क्लासिक चीज बताऊं, उन्होंने क्या क्या आपके गांव में भी लगा है। हर गांव में एक बड़े बड़े से बैनर लगाए, हो सकता है 30 फीट बाय 15 फीट का, गाँव के बस अड्डे पे लिखा साहब इतने साल में इतना इतना पानी खत्म हो जाएगा, आपके गांव में 2037 में खत्म, आपके में 40 में। मैं एक बार के लिए मेथोडोलॉजी पे नहीं जा रहा हूँ, उन्होंने किस बेस पे कहा, मैं कह रहा हूँ मान लीजिए। तो मैं कह रहा हूँ उनको अवेयर करा के उनको सचेत कर रहे हो। वो कह रहा है 10 साल तो है ना मेरे पास, मैं खींच के निकालूंगा, और 10 साल में मेरे बच्चे बड़े हो जाने हैं। इस सब में जो आपने बात कहा ना, हर कोई बराबर नहीं है। तो जो रिसोर्स रिच है वो तो निकल जाएगा, क्योंकि नीचे जमीन के तो सबका पानी, ऐसा तो है नहीं मेरे कुएं में पानी आते रहेगा उसके में नहीं आएगा। नीचे तो कॉमन है ना, जो हम बात कर रहे थे कि सबका बराबर है। तो जो रिसोर्स रिच है वो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा, वो अपने बच्चे भी कामयाब कर लेगा, जो भी फ्यूचर जनरेशन। जो गरीब रह गया ना तो वो आज कमा पाया, और उसके लिए कल के लिए पीने के लिए भी नहीं बचना। तो इक्विटी का जो फैक्टर है ना,
वो बड़ी मार है। तो यहाँ जो टिपिकल की अवेयर कर दो, डरा दो, इन सबसे वो बचा लेगा खट्टर साहब का। और मतलब इरिस्पेक्टिव जस्ट नेम, मतलब जो भी जो भी गवर्नमेंट है कि ये सब ये जो है ना कि हमारी हेरिटेज है तो बचा लेंगे, या ये हमारा फ्यूचर है बचा लेंगे, ये दोनों ही नोशन काम नहीं कर रहे हैं। ना तो आप उसको ये कह के बचवा सकते कि ये पुरखों का इसको बचा लो, वो कह रहे हैं भाड़ में गए, आज मेरे काम नहीं आ रहा तो मैं नहीं बचा रहा हूँ, हकीकत है, वरना झोड़ों में गंदा पानी क्यों जाता। ना उसको ये डर है कि मेरे बच्चे, वो मैंने बच्चे रखने ही नहीं है। तो हमें दोनों समझना होगा कि दोनों जो साइकोलॉजिक हम उसको प्रेशर दे रहे हैं, उसको तो उसके बिल्कुल अपोजिट काम कर रहा है, क्योंकि उसका तो फ्रेमिंग अलग है, उसका तो पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। तो ये जो आप बात कर रहे थे ना पॉलिसीज वगैरह में, उनको अभी भी ये लगता है कि साहब मैटेरियलिक जो सॉल्यूशन है ना कि बना दिया, खुदा दिया, उसके बाहर शाम को घूम के आ जाओ तो ठीक हो जाएंगे, ये सब चीजें काम नहीं करेंगी। हमें ये जितने भी फैक्टर हैं इनको देखना पड़ेगा। सर लोहारू से बात शुरू करी, लोहारू पे खत्म कर दिया ना, बहुत ठीक है। लोहारू पे खत्म करते हैं। पहले बचपन में मैं देखता था कि काले पीले आंधी आया करते और वो दूर तो दिख जाया करते, वो पूरा पीला आसमान लाल लाल और काला रही है। आजकल आंधी भी नहीं, काले पीले ये चली गई। मैं मेरी इंटरप्रिटेशन से बता रहा हूँ जितना मैं समझता हूँ। आंधी अब भी आ रही है, बस काली पीली नहीं आ रही। विंड तो तेज आ ही रही है ना, लेकिन वो काली पीली इसलिए आती थी, हमारे आज के दिन जो पीक खरसा है, जेठ है ना, उसमें भी जमीन हरी है। कहने का मतलब क्या है, किसी ने उस पर चारा लगा रखा है, किसी ने उस पर तम्बाकू लगा रखा है, किसी ने प्याज लगा रखी है। उस टाइम पर भी हम इरिगेट कर रहे हैं। तो जब आंधी आएगी उसको रेत मिल ही नहीं रहा। और ये अकेला लोहारू नहीं है, आप झुंझुनू की तरफ चले जाओ, आगे चले जाओ, जहां जहां बिजली। तो हमने लैंड जो आप शुरू में जहां पर आपने बात किया ना, पहले ये रेत था, थार था, आज हमने इसको प्लान कर दिया। एक बहुत ही बढ़िया FRI के एक है ना रिसर्चर है, मैं याद नहीं आ रहा है, शायद आप बाद में मेंशन कर सकते हैं। जब ये आया था ना, टिड्डी का खतरा हुआ था, उन्होंने इसके ऊपर एक स्टडी किया। उन्होंने कहा पहले भी टिड्डी के अटैक रहे हैं, क्योंकि इस बार तो ये हुआ ना कि 30-40 साल के बाद आया था, मतलब लॉकडाउन की मैं बात कर रहा हूँ तब आया। बोलता है इस बार एक्सपेंड क्यों हो गया, वरना पाकिस्तान में आके रह जाता था वहीं से खत्म। बोलता है वो जैसे ही थार में एंटर होता था ना, उसको ग्रीनरी, क्योंकि टिड्डी तो हरी चीज के ऊपर जिंदा रहती है ना, बोलता उसको ग्रीनरी मिलती ही नहीं थी। हमने बीकानेर में भी ग्रीनरी कर दी, हमने थार में भी कर दी, हमने चूरू में भी कर दी, हमने झुंझुनू में भी कर दी, हमने लोहारू में भी कर दी, तब उसको रास्ता मिल गया। तो ये देखो, जो चीज जैसी थी ना नेचर में, नदी नदी रहने के लिए है, उसका अपना रोल है। डेजर्ट है जो मरुस्थल मरुस्थल के लिए है, उसको ग्रीन करने की जरूरत नहीं है। जो हरा है वो हरे के लिए है, जो भूरा है वो भूरे के लिए है। जिस पे फसल उगनी उस पे फसल उगाओ। जहां पर अभी जो हम बात कर रहे थे, जो ओरन है, वो मतलब एक तरह से कॉमन लैंड थी, उस पे आप बोल रहे हो सोलर लगाएंगे। जहां पर वो लगना चाहिए था वहां बोल रहे हो मैं पार्क बनाऊंगा। ठीक है, जो जहां रेत था वहां बोल रहे हो नहीं यहाँ पर है ना, आप सब ग्रीन कर देंगे। तो वो आप नेचर के हाथ खिलवाड़ करोगे तो आपके पास वापिस तो आनी है ही किसी ना किसी फॉर्म में। तो काली पड़ी आंधी ना आके वो डिस्ट्रक्शन आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे तो कुएं खाली हो रहे हैं। तो जब हम बात कर रहे थे स्केर्सिटी थी, उसके हाथ अडेप्ट कर सकते हो, वनरेबल हो रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है कि चीजें खत्म हो जाए, मतलब वैसा फियर है। इस्तकबाल सर आपका। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। बहुत बढ़िया बात बताई है। देखो लोग कितना क्या सुनो, कितना क्या समझे।